हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर वर्स, माई सेल्फ कोमल। सो आज की जो क्लास है हमारी वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे है, जो कि है आपकी क्लास पुरिटन एज और कॉमनवेल्थ एज के ऊपर। और इससे पहले हमने जो है वो कैरोलाइन एज तक अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की मैंने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपके यूजीसी नेट और आपके अदर एग्जाम जहाँ पे भी आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पूछा जाता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पर हम एग्जाम ओरिएंटेड जितने पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें भी कवर करते हैं, साथ में हम पूरे एज का जो है एक अच्छा डिटेल जो है वो पूरा नॉलेज लेते हैं। ओके, तो इससे पहले कि हम इस एज को स्टार्ट करें, थोड़ा सा रिकैप मैं दूंगी आपको कैरोलाइन एज का, जिसकी क्लास हम कर चुके हैं। और वो क्लास देख लीजिएगा आप, तभी आप इस क्लास को समझ पाएंगे, क्योंकि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है ना वो पूरी क्रोनोलॉजी पे होती है। तो अगर आप कोई भी क्लास मिस करेंगे तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, वो आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। ओके, तो उस क्लास को देख लीजिएगा जो कि है कैरोलाइन एज पे। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे कि हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ अपनी इस क्लास को उससे। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किंग्स चार्ल्स जो हैं वो किंग्स चार्ल्स फर्स्ट जो है वो इंग्लैंड में आते हैं और अपना जो है मोनार्क सिस्टम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे जेम्स फर्स्ट थे, जब हमारा जैकोबियन एज था। ठीक है, तो कैरोलाइन एज के टाइम पर जब कैरोलाइन एज के टाइम पे जब किंग्स चार्ल्स फर्स्ट आते हैं ना इंग्लैंड के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है कि पार्लियामेंट के बीच में और चार्ल्स फर्स्ट के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट स्टार्ट हो जाता है, टेंशन स्टार्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो लोग थे ना इंग्लैंड के, वो भी चार्ल्स फर्स्ट से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। तो पार्लियामेंट जो है वो अलग हो जाती है और जो चार्ल्स फर्स्ट हैं वो अलग रूल करने लगते हैं। और इसकी वजह से जो है बाद में एक सिविल वॉर हो जाएगा इंग्लैंड के अंदर, और आपका चार्ल्स फर्स्ट जो है वो एग्जीक्यूट करा दिए जाएंगे। और कॉमनवेल्थ पीरियड, जिसको हम लोग बोलते हैं किंग का एरा नहीं बल्कि पार्लियामेंट का एरा, जो है वो इंग्लैंड के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और कैरोलाइन एज के टाइम पे जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्स भी अपने जो है पीक पे थे और वो अपनी पोइट्रीज को लिख रहे थे। साथ में कैरोलाइन एज जो कि आपके चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे, आपके कैलेवियर पोइट्स, वो भी जो है वो लिख रहे थे इस टाइम पे। तो कैरोलाइन एज पे दो जो है वो मेजर ग्रुप थे, जो कि थे मेटाफिजिकल पोइट्स और आपके जो है कैलेवियर पोइट्स। और इसके अलावा जो है इन दोनों के बीच में टेंशन चल रहा था, आपके पार्लियामेंट के बीच में और किंग्स चार्ल्स फर्स्ट के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ मेजर इवेंट्स हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि उस टाइम पे एक मेजर पोइट लिख रहे थे हमारे, जिनका नाम था जॉन मिल्टन, तो वो अपनी इनिशियल जो पोइट्री थी वो भी उन्होंने जो है वो कैरोलाइन एज से लिखना स्टार्ट कर दिया था। और इसके बाद और एक चीज़ जो है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि उस टाइम पे जो है वो थिएटर डिक्लाइन होने लगा था, क्योंकि पार्लियामेंट को जो है पसंद नहीं था थिएटर और ड्रामाज और एंटरटेनमेंट इतना। तो कहीं ना कहीं आपका जो थिएटर सिस्टम था ना वो किंग्स चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पे ही डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। पर इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे थिएटर पूरी तरीके से जो है वो क्लोज हो जाता है। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स थे जो हमने कैरोलाइन एज में पढ़ा था, आप उस क्लास को देख लीजिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पुरिटन एज को। ये तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे कैरोलाइन एज में क्या क्या चीज़ें हुई, जिसकी वजह से अभी जो है वो कॉमनवेल्थ एज या फिर पुरिटन एज जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो जो पुरिटन एज है रिफर टू द पीरियड ऑफ इंग्लिश वॉज रूल्ड बाय ओलिवर क्रोमवेल आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स इन 1649। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पुरिटन एज है या कॉमनवेल्थ एज है वो कब स्टार्ट होता है और कौन उसे रूल करता है। तो वो स्टार्ट होता है जब आपका जो है एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं किंग्स चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है, और आपका ओलिवर क्रोमवेल जो हैं, जो आपके पार्लियामेंट के सपोर्टर हैं और एक तरीके से किंग नहीं थे, पार्लियामेंट सपोर्ट से जो है वो इंग्लैंड में रूल करने आते हैं किंग्स चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के बाद। ओके, तो पुरिटन एज में जो है वो जो है आपका कोई भी किंग नहीं था, यहाँ पर आपका पार्लियामेंट रूल कर रही थी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो ब्रिटेन एज है वहाँ पे कोई मोनार्क सिस्टम नहीं था, जबकि पार्लियामेंट का रूल था। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉमनवेल्थ पीरियड। ओके, जिसको कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहते हैं। तो कॉमनवेल्थ का मतलब ये होता है जहाँ पर एक तरीके से पार्लियामेंट का राज है, मोनार्क सिस्टम नहीं है और उसका कोई भी रूल नहीं था, बिकॉज इंग्लैंड हैज नो मोनार्क ड्यूरिंग दीज ईयर्स। ठीक है, तो इंग्लैंड में कोई भी जो है वो मोनार्क सिस्टम नहीं था, यानी किंग का राज नहीं था। यहाँ पर जो है वो पार्लियामेंट का राज था और ओलिवर क्रोमवेल जो है उसके एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बने थे। ओके, तो ये हो गया। अब ड्यूरेशन क्या है, तो 1649 से 1660 तक आपका जो है वो पुरिटन एज, जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ एज कहते हैं, वो चलता है। ठीक है, और पॉलिटिकल रूल किसका था, ऑफकोर्स कॉमनवेल्थ का था। ठीक है, रूलर कौन थे, तो आपके हमने पहले ही पढ़ा, ओलिवर क्रोमवेल थे। ठीक है, और ये कोई राजा नहीं थे, ये पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बने थे आपके। ठीक है, प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था, कैरोलाइन एज पढ़ा था, और इसके बाद वाला एज कौन सा है, तो वो है रेस्टोरेशन एज। तो ये हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया कि क्या कैरोलाइन एज से कैसे हम लोग पुरिटन एज तक आए, कौन जो है राजा बना, कौन जो है वो राजा था और कैसे वो एग्जीक्यूट हुआ, कैसे जो है वो पार्लियामेंट्री रूल जो है वो इंग्लैंड में आया। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री रूल जो है वो ब्रिटेन एज के टाइम पर और कॉमनवेल्थ एज के टाइम पर इंग्लैंड में चल रहा था। ओके, ये याद रखना है आपको, बहुत ही मेजर इवेंट है और बहुत सारे बच्चे जो है वो समझ नहीं पाते हैं और कई बार ओलिवर क्रोमवेल को जो है वो किंग समझ लेते हैं। तो ये एक मतलब माइनर सा एक है पॉइंट जो आपको डिस्कस कर दिया मैंने, ठीक है, अच्छे से डिटेल में।
अब हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है? तो जब पुरिटन एज स्टार्ट होता है तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था? तो जैसा हमने पहले वाली वीडियो में देखा कैरोलाइन एज में, मैं कनेक्ट इसलिए करवाती हूँ ताकि आप लोग को एकदम हिस्ट्री समझ आए, क्योंकि हिस्ट्री या सोसाइटी में जो भी चल रहा है ना, अभी हम देखेंगे कि हमारा लिटरेचर भी उसी तरीके से जो है पूरी तरीके से डेवलप्ड होगा इस एज में, ठीक है? इस एज में जैकोबियन एज जैसा या कैरोलाइन एज जैसी पोएट्री नहीं लिखी जाएगी या वर्क नहीं लिखे जाएँगे। इस एज में जो चीज़ें चल रही हैं ना पोएट्री और लिटरेचर पे भी उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसीलिए मैं कनेक्ट करके चलती हूँ और हिस्ट्री हमेशा जो है वो लिटरेचर से कनेक्ट होती है। तो आप ये मत सोचिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पढ़ेंगे किसी भी एज का, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि जो लिटरेचर है, वो उस एज का वैसा क्यों है, ठीक है? तो इसलिए अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या हुआ था। तो हमने देखा था कि आपका 1642 के टाइम पे आपके जो किंग्स चार्ल्स फर्स्ट है ना, वो क्या करते हैं, वो आपका अपना इंडिविजुअल जो है वो किंगडम स्टार्ट कर देते हैं, मोनार्क सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं और पार्लियामेंट्री को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से सिविल वॉर जो है वो कहीं न कहीं एक तरीके से इमर्ज्ड हो जाती है। तो जो सिविल वॉर है ना, वो आती है आपके 1642 से 1651 के बीच में। ये पूरा ड्यूरेशन के टाइम पे आपका जो इंग्लैंड है वो सिविल वॉर वहाँ पे चल रहा था। अब 1649 के टाइम पर क्या होता है कि इन सब चीज़ों के बाद जो है किंग्स चार्ल्स फर्स्ट जो कि राजा थे कैरोलाइन एज के टाइम पे, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और मोनार्क सिस्टम को जो है वो मोनार्की को जो है वो एबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है? तो मोनार्की को एबॉलिश करने का मतलब है कि भाई राजा-वाजा कोई रहेगा ही नहीं। अब जो है वो पार्लियामेंट का और सिविल्स यानी लोगों का जो है वो आपके इंग्लैंड में कहीं न कहीं राज रहेगा। ये ऐसा इस एज का जो है वो कहीं न कहीं आइडियाज़ थे। पुरिटन केम टू पावर और यहाँ पर जो है पुरिटन्स जो है वो पावर में आ जाते हैं। स्ट्रिक्ट प्रोटेस्टेंट रिलीजियस बिलीफ डोमिनेटेड सोसाइटी। अब देखो पुरिटन्स क्या है ना, वो आपका प्रोटेस्टेंट्स थे, तो वो रिलीजियस चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते थे, ड्रामा, एंटरटेनमेंट इन सब से उसका उनका कोई ज़्यादा मतलब था नहीं। तो अब हम इस एज में देखेंगे कि जब पुरिटन्स आ गए हैं, ठीक है? और जब प्रोटेस्टेंट्स जो है मतलब उनके बिलीफ्स आ गए हैं, तो कहीं न कहीं इंग्लैंड पे भी पूरी तरीके से जो है वो उन्हीं सारी चीज़ों को जो है उन्हीं सारी बिलीफ्स को जो है वो डोमिनेट करते हुए हम देखेंगे सोसाइटी के अंदर। तो अगर इनको एंटरटेनमेंट पसंद ही नहीं है, अगर इनको जो है वो फालतू की जो पोएट्री है या जो बहुत ज़्यादा जो है वो इडियोटिक चीज़ें जो आपकी लिखी गई हैं या फिर अदर जो है वो हिस्ट्री वगैरह के बारे में जो प्लेस वगैरह लिखे गए हैं, वो इनको पसंद नहीं आता है। तो वो ये यहाँ पर क्या करते हैं कि ये आपके सारे थिएटर्स को बंद करवा देंगे, ठीक है? क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स क्या हैं, रिलीजियस बिलीफ को जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे, तो डोमिनेट करेगा ना वही चीज़ सोसाइटी के अंदर। तो अब जो फिक्शनल चीज़ें लिखी जा रही थी आपके जैकोबियन एरा में और अदर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे लिटरेचर के अंदर, वो स्ट्रिक्टली जो है यहाँ पर पूरी तरीके से बैन हो जाएँगे और थिएटर भी बंद कर दिए जाएँगे, ओके? क्योंकि एंटरटेनमेंट और इन सारी चीज़ों पे इनका पुरिटन्स का कोई फ़ोकस नहीं था और ये एज पुरिटन एज है, तो जिन चीज़ों पे इनका फ़ोकस नहीं है, वो चीज़ें जो है वो लिटरेचर में भी नहीं देखने को मिलेंगी। अब 1500 आपका 1653 के टाइम पे क्रॉमवेल बिकम द लॉर्ड प्रोटेक्टर, ठीक है? अब क्रॉमवेल जो है वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बन जाते हैं, यानी एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हैं ये पुरिटन्स के और राजा तो नहीं है क्योंकि मोनार्की सिस्टम तो हटा दिया गया है, पर एक तरीके से लॉर्ड प्रोटेक्टर के तौर पे जो है वो कमांड करते हैं और इंग्लैंड को जो है वो रूल करते हैं, ओके? तो ये आपको याद रखना है। 1660 आता है जहाँ पे मोनार्की रिस्टोर्ड अंडर द चार्ल्स सेकंड। अब उसके बाद ये तो हम देखेंगे ना अपने अगले एज में जो हमारा होगा आपका रेस्टोरेशन एज कि कैसे चार्ल्स फर्स्ट आएँगे, पर यहाँ पर क्या है अभी जो देख रहे हैं, अभी जो पीरियड चल रहा है वहाँ पे ओलिवर क्रोमवेल का पूरे टाइम जो है वो इंग्लैंड पे रूल रहेगा। इसके बाद आपका जो है वो 1660 आएगा जहाँ पर फिर से चार्ल्स सेकंड आ जाएँगे आपके जो चार्ल्स सेकंड हैं वो चार्ल्स फर्स्ट के आई थिंक बेटे थे। तो वो आ जाएँगे और उनके उनके बाद जो है वो रूल स्टार्ट होगा। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे पुरिटन्स एज के टाइम पे लिटरेचर था। ओके, सो अब हमने ये देख लिया कि कैसे जो है वो आपके लॉर्ड प्रोटेक्टर बनते हैं ओलिवर क्रोमवेल और इंग्लैंड में जो है वो आपका पुरिटन एज स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे इस टाइम पे। अब हम लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया अपने लिटरेचर का, हमने ये देखा कि क्या-क्या इवेंट्स हुए जिसकी वजह से जो है वो इंग्लैंड में अब हम लोग जो है वो कैरोलाइन और जैकोबियन एज जैसा लिटरेचर या थिएटर वाला सिस्टम हट गया और कैसे जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो आपके प्रोटेस्टेंट्स के और रिलीजियस बिलीव उनके जो है वो डोमिनेंट हो गए आपके इंग्लैंड के अंदर। तो अब उसका लिटरेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अब हम वो देखेंगे क्योंकि हमारा मेन पर्सपेक्टिव क्या है, लिटरेचर में क्या चल रहा है वो देखना। पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि चीज़ें एकदम से चेंज कैसे हो गई। तो ये सारे रीज़न हैं। अब हमारा लिटरेचर जो है वो अलग चीज़ों पे फ़ोकस करेगा। जैकोबियन या कैरोलाइन एज जैसा जो है वो लिटरेचर नहीं लिखा जाएगा इस एज में। तो अगर हम बात करें कि लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे पुरिटन्स एज के टाइम पे या कॉमनवेल्थ एज के टाइम पे, तो इसका मेजर फीचर्स क्या-क्या था? रिलीजियस लिटरेचर डोमिनेटेड। अब हमने देखा कि पुरिटन्स आए हैं, प्रोटेस्टेंट्स आए हैं तो उनका रिलीजियस बिलीफ ज़्यादा है, वो एंटरटेनमेंट और इन सब चीज़ों पे नहीं फ़ोकस करते। तो इस टाइम पे रिलीजियस जो है वो लिटरेचर बहुत ज़्यादा लिखा जाएगा। मोरल एंड डायलेक्टिक राइटिंग, ठीक है? मोरल्स पे बहुत फ़ोकस किया जाएगा, ठीक है? तो ये पहले की तरह नहीं है कि हर एक ह्यूमन बिहेवियर या इन सब चीज़ों पे नहीं, जो भी लिखा जाएगा वो उसका जो है वो मेन जो मकसद होगा वो होगा मोरल्स को दिखाना राइटिंग के अंदर, ठीक है? प्लेन सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा, सीरियस टोन्स का यूज़ किया जाएगा, ओके?
कॉमेडी ऑफ मैनर और इन सब चीज़ों का नहीं, बल्कि जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी वो बहुत सीरियस टोन में लिखी जाएंगी। लिटिल एंटरटेनमेंट मतलब एंटरटेनमेंट पे कम फोकस होगा, मोरल्स पे ज़्यादा फोकस होगा। ओके, यहाँ पे रिलीजियस या मोरल चीज़ों पे लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। स्टोरी पोइट्री जो भी होगी वो मोरल्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंस देगी, ना कि एंटरटेनमेंट को या जो है वो अनसीरियस टोन को। ठीक है, उसके अलावा जो भी ठीक है, तो लग्जरी का जो है वो अपोजिशन किया जाएगा। ठीक है, मतलब अपोज किया जाएगा लिटरेचर में कि भाई ज़्यादा लग्जरी वाली चीज़ें, ज़्यादा जो है वो मोनार्की या किंग वाली लाइफ जो है वो लिटरेचर के अंदर नहीं शो की जाएगी। ठीक है, पॉलिटिकल पैम्फलेट्स यहाँ पे फ्लरिश्ड होते हैं, यानी पॉलिटिकल पैम्फलेट्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो है वो पैम्फलेट्स इससे पहले नहीं देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर 2-3 जो है वो अलग-अलग पार्टीज़ बन जाएगी, जो व्हिग पार्टी है और टोरी पार्टी है। ये हम देखेंगे कि कैसे रेस्टोरेशन में उसका डोमिनेंस होगा, पर यहाँ पर पैम्फलेट जो है वो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिए थे लोगों ने। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कहीं न कहीं पार्लियामेंट्री रूल आया था, तो कोई राजा तो था नहीं, तो किसी को किसी के अंडर में रहने की कोई वो नहीं थी। सिविल वॉर की वज़ह से बहुत सारे लोगों के बिलीव्स वैसे भी अलग-अलग हो गए थे। कुछ जो है वो किंग को सपोर्ट कर रहे थे, जो जो एग्ज़ीक्यूट कर दिए गए आपके चार्ल्स फर्स्ट, और कुछ जो है वो पार्लियामेंट्री को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसकी वज़ह से जो है वो भले आपके ओलिवर क्रोमवेल आ गए, पर उनको ऐसे किंग की तरह तो नहीं मानेंगे ना वो लोग अपनी-अपनी पार्टीज़ जो है वो बनाएँगे। तो जब पार्टीज़ बनाएँगे तो पैम्फलेट्स भी लिखे जाएँगे, तो इसीलिए पॉलिटिकल पैम्फलेट्स जो है वो फ्लरिश्ड हो गए थे इस एज में। अभी इससे ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा आपके रेस्टोरेशन एज में। स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज़ ऑन इंडिविजुअल फेथ, इंडिविजुअल फेथ पे, इंडिविजुअल आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर एम्फसाइज़ किया जाएगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं लिटरेचर में। अब जो है क्या-क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं? रिलीजियस बिलीफ दिखाया जा रहा है। मोरल जो है वो चीज़ों पे फ़ोकस किया जा रहा है। सीरियस टोन का यूज़ किया जाएगा। लिटिल एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट पे इतना फ़ोकस नहीं किया जाएगा। ठीक है? अपोज़िशन टू द लग्ज़री, ठीक है? लग्ज़री को इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो अरिस्टोक्रेट लोग करते हैं, जो कि किंग्स थे उस टाइम पे। तो इन सब चीज़ों को भी लिटरेचर में ज़्यादा शो नहीं किया जाएगा। और पॉलिटिकल पैम्फलेट्स वगैरह फ्लरिश्ड होंगे, क्योंकि सिविल वॉर की वज़ह से ऑलरेडी जो है वो 2 तरीके के लोग आ गए थे। एक जो पार्लियामेंट्री को सपोर्ट कर रहे थे, एक जो आपके किंग थे उनको सपोर्ट कर रहे थे, जिनको एग्ज़ीक्यूट करवा दिया गया था। तो इसीलिए अलग-अलग पैम्फलेट्स आ गए, जो कि पॉलिटिकल थे। ठीक है? और आपका इंडिविजुअल फेथ पे बहुत फ़ोकस किया जाएगा। तो ये आपका लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स था आपका पुरिटन एज और कॉमनवेल्थ एज का। अब हम बात करेंगे लिटरेरी मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द पुरिटन एज। ठीक है, तो कौन कौन से लिटरेरी मूवमेंट्स थे या थॉट्स थे जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो डोमिनेंट थे। तो सबसे पहले आता है आपका पुरिटनिज्म। ठीक है, जिसका मतलब है कि डोमिनेंट मूवमेंट। ठीक है, जिसको डोमिनेंट मूवमेंट भी कहते हैं। तो इसका कोर आइडिया क्या था? लिटरेचर शुड प्रमोट मोरालिटी, रिलीजियस डिवोशन, डिसिप्लिन एंड आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो भाई पुरिटन्स हैं यानी प्रोटेस्टेंट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस बिलीफ को जो है ये लिटरेचर में प्रमोट करने की बात करते थे। इनका मेन था कि ये मूवमेंट यही शो करता था कि अगर लिटरेचर लिख रहे हो तो कैसा लिखो जिसमें मोरालिटी हो, जिसमें रिलीजियस डिवोशन हो, जिसमें डिसिप्लिन हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, बिना मतलब की अनसीरियस चीज़ें लिखने की। ठीक है, लव और इन सारे अदर जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे फोकस करने की नहीं, जबकि रिलीजियस और स्पिरिचुअल चीज़ों पे फोकस करना इनका मेन जो है वो लिटरेचर में था कि यार ऐसे अगर वर्क लिख रहे हैं तो ऐसी वर्क लिखेंगे। ठीक है, तो अगर डोमिनेंट मूवमेंट की बात करें इस एज की या प्रिटेनिज्म की बात करें, तो वो लिटरेचर में ऐसे आइडियाज़ को जो है वो प्रमोट करते थे। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होते थे ऐसे लिटरेचर्स के? तो होता था आपका रिलीजियस एंड मोरल थीम्स होता था। अगर ऐसा लिटरेचर लिखा जा रहा है जो कि पुरिटनिज्म पे है या डोमिनेंट मूवमेंट पे है, तो वो लोग कैसा लिखते थे? उन लोगों के जो वर्क होते थे उसमें आपको रिलीजियस या मोरल थीम देखने को मिलेगा। सिंप्लिसिटी और प्लेन स्टाइल वो लोग यूज़ करते थे। एम्फसाइज़ करते थे फेथ पे, आपका वर्च्यू पे एंड सेल्फ डिसिप्लिन पे। अपोज़ करते थे आपके सारे लग्ज़री और वर्ल्डली आपके प्लेज़र्स पे। ठीक है? तो अगर आप ऐसा पुरिटनिज़्म वाला मूवमेंट वाला वर्क देखें, जो राइटर ऐसे वर्क लिखते थे या पोएट ऐसे वर्क लिखते थे, तो उनका आप थीम और ये सब चीज़ें ऐसे ही देखेंगे। अब ऐसे राइटर्स कौन-कौन से थे जो ज़्यादा पुरिटनिज़्म या फिर डोमिनेंट मूवमेंट पे लिखते थे? तो वो थे जॉन मिल्टन और आपके बनियन। ठीक है? तो जॉन बनियन हो गए या फिर जॉन मिल्टन हो गए, ये दोनों जो है वो ऐसे थीम्स पे लिखते थे। ठीक? अब हम बात करेंगे जो दूसरा ग्रुप हमारा इस टाइम पे था डोमिनेंट, वो था आपका मेटाफिज़िकल। यानी मेटाफिज़िकल आपने देखा था कि जैकोबियन एज के टाइम पे स्टार्ट किया था उन लोगों ने लिखना, और अभी कंटिन्यू उन्होंने जो है वो पुरिटनिज़्म वाला जो एज है, जो पुरिटन एज है, कॉमनवेल्थ एज है, वहाँ पर भी अभी कुछ जो है मेटाफिज़िकल पोएट्स लिख रहे होंगे। तो उन्होंने अपना कंटिन्यू इन्फ्लुएंस बनाया हुआ था। ऑल्दो इट बिगन अर्लियर, मेटाफिज़िकल पोएट्री कंटिन्यू टू इंटू द पुरिटन पीरियड। ठीक है? तो आपका बहुत अर्लियर स्टार्ट हुआ था, पर फिर भी पुरिटन एज तक लिख रहे थे। तो अगर अब बात करें कि इनका क्या होता था, तो हमने पहले भी पढ़ा कि इनके जो है वो इंटेलेक्चुअल विट की बात की जाती थी, कंसीट की बात की जाती थी, इनके में पैराडॉक्स एंड आयरनी यूज़ करते थे और ब्लेंड करते थे आपके इमोशंस को और आपके रीजंस को। ठीक है? तो ये अब इस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे आपके पुरिटन एज में मेटाफिज़िकल पोएट, तो वो थे आपके एंड्रयू मार्वेल। ठीक है? तो अब हम बात करेंगे आपका पॉलिटिकल लिटरेचर। तो अगर पॉलिटिकल लिटरेचर की बात करें, तो इस टाइम पे पॉलिटिकल लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, क्योंकि आपका सिविल वॉर और कॉमनवेल्थ जो है वो इतने जो एक चेंज आया ना इंग्लैंड के अंदर, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनकरेज हुआ और आपका जो है वो
पॉलिटिकल जो है वो आइडियाज़ का, और इसीलिए पॉलिटिकल राइटिंग जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लिखने लगे। तो 2 मेजर इवेंट हुए हैं ना, आपने देखा कि सिविल वॉर हुआ, उसके बाद एग्ज़ीक्यूट करा दिया गया आपके चार्ल्स फर्स्ट को, कॉमनवेल्थ जो है वो एक एज स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं पॉलिटिकल राइटिंग को बहुत ज़्यादा एनकरेज करी, तो इसलिए इस टाइम पे पॉलिटिकल लिटरेचर लिखना भी एक मूवमेंट की तरह था। अच्छा, ऐसे जो वर्क होते थे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता था, तो डिबेट होता था उसमें ऑन गवर्नमेंट एंड लिबर्टी। इसके अलावा पॉलिटिकल जो है वो पैम्फलेट्स लिखे जाते थे, अलग-अलग आपके जो भी थॉट्स हैं उसके लिए अलग-अलग पैम्फलेट्स उस टाइम पे जो है लोग लिख रहे थे। आर्गुमेंट करते थे लोग आपके मोनार्की, पार्लियामेंट एंड इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर। यानी कि जो लोग आपके मोनार्की को सपोर्ट करते थे वो उस पे डिबेट करते थे, जो लोग पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे यानी ओलिवर क्रोमवेल को सपोर्ट करते थे वो उस पे डिबेट करते थे, और जो लोग इन दोनों के अलावा इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करते थे वो। तो आप देखेंगे कि इस टाइम पे लोग पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा जो है अवेयर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इनकरेज्ड हो रहा है पॉलिटिकल जो आइडियाज़ हैं। और इससे पहले वाला जो एज है वहाँ पे मोनार्की सिस्टम ही चलता था, तो लोग जो है वो पार्लियामेंट या इंडिविजुअल राइट्स के बारे में इतना बात करते हुए आपको नहीं दिखेंगे, जबकि किंग्स के बारे में और मोनार्की सिस्टम के बारे में आपको इससे पहले वाले लिटरेचर ज़्यादा फोकस करता होगा। ठीक है? तो ये सारे जो आइडियाज़ इमर्ज्ड हो रहे हैं ना, वो इन सारी जो भी चीज़ें हुई ना लिटरेचर के अंदर, पॉलिटिकली जो चीज़ें हुई हैं, उसकी वजह से ही लिटरेचर में सब देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल लिटरेचर बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पे इनकरेज होगा। अब ऐसे राइटर्स जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा लिख रहे थे पुरिटन एज या कॉमनवेल्थ एज के टाइम पे, तो आपका अगेन जॉन मिल्टन है, ठीक है? और आपके थॉमस होब्स हैं जिन्होंने लेवेंथा लिखा है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क भी है जो कि पॉलिटिकल वर्क है, ठीक? अब हम बात करेंगे रिलीजियस एलेगरी की। तो इस टाइम पे आपके रिलीजियस एलेगरी भी लिखी जा रही थी। सबसे फेमस रिलीजियस एलेगरी इस टाइम की कौन-सी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है, ओके? और राइटर का नाम मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, और रिलीजियस एलेगरी जो है वो लिखी गई है इस टाइम पे, बहुत फेमस है, तो वो आप बताएँगे कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है, ओके? तो अब बात करेंगे कि रिलीजियस एलेगरी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लिखी जा रही थी। रिलीजियस आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू द सिंबॉलिक नैरेटिव्स, ठीक है? सिंबॉलिक नैरेटिव्स का यूज़ करके रिलीजियस एलेगरी को जो है वो दिखाया जाता था वर्क के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते थे आपके, तो स्पिरिचुअल जर्नी दिखाई जाती थी, सिंबॉलिक जो है वो कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस दिखाए जाते थे, जहाँ पर सिंबॉलिक का मतलब ये है कि यानी रियल प्लेसेस को ना, रियल प्लेसेस को का रेफरेंस जो है वो हिडन रहता था, और आपका कोई एक जो है वो सिंबॉलिक चीज़ का यूज़ किया जाता था आपके उस कैरेक्टर या उस प्लेस को दिखाने के लिए, ठीक है? इसके अलावा मोरल एंड रिलीजियस लेसन्स दिए जाते थे, ओके? तो अब देखिए यहाँ पे आ भी गया है, जॉन बनियन का जो है द पिलग्रिम प्रोसेस जो है वो बहुत ही फेमस वर्क है आपका रिलीजियस एलेगरी का, जो इस टाइम लिखा गया है। अब हम बात करेंगे कि मेजर राइटर्स कौन-कौन से हैं इस एरा के, ठीक है? तो हम यहाँ पे शॉर्टली डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से मेजर जो है वो राइटर्स हैं, जिन्होंने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क लिखा, और जो मेजर राइटर हैं इस एज के, पुरिटन या कॉमनवेल्थ एज के, ओके? तो सबसे पहले तो हमारे जॉन मिल्टन हैं, जो कि कैरोलाइन एज से लिखते आ रहे हैं, पर इस एज में उनके मेजर वर्क पब्लिश हुए हैं। जैसे कि पैराडाइज़ लॉस्ट हो गया, पैराडाइज़ रिगेन्ड हो गया, इसके अलावा जो है लिसिडियस हो गया, कैम्पस हो गया, ठीक है? तो ये सब तो ग्रेटेस्ट ब्रिटेन पोएट आपके कौन हैं? जॉन मिल्टन हैं, जो मेजर हैं। इसके अलावा बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में इनके, तो इन्होंने सपोर्ट किया था क्रोमवेल को, ठीक है? तो क्रोमवेल को ये सपोर्ट करते थे, यानी ये पुरिटन्स को और आपके प्रोटेस्टेंट्स जो आइडियाज़ हैं उसको सपोर्ट करते थे, ठीक है? यानी जो करंट गवर्नमेंट चल रही थी, जॉन मिल्टन उसको सपोर्ट करते थे। इसके अलावा ये सर्व्ड करते थे एज़ लैटिन सेक्रेटरी, ठीक है? तो लैटिन सेक्रेटरी थे ये, बिकेम द ब्लाइंड व्हाइल राइटिंग, ठीक है? तो आपका इन सब आप सबको पता है कि ये जो है वो ब्लाइंड हो गए थे, और इन्होंने पैराडाइज़ लॉस्ट उसके बाद लिखा है, और ये जो है वो ब्लैंक वर्सेस में लिखते थे, तो ये बहुत मेजर फैक्ट है कि ये ब्लैंक वर्सेस में बहुत लिखते थे, पैराडाइज़ लॉस्ट को भी इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है? इसके अलावा थीम क्या होता था इनके वर्क का, तो ऑबिडेंस होता था, सिन, रेमेडिएशन और आपका फ्रीडम, तो ये सारे थीम्स होते थे इनके वर्क में। अब जो मेजर और हैं वो हैं आपके जॉन बनियन, जिन्होंने आपका लिखा हुआ है रिलीजियस एलेगरी, जिसका नाम है द पिलग्रिम प्रोग्रेस, ओके? और इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो आपका ग्रेटेस्ट रिलीजियस एलेगरी लिखते थे ये इन इंग्लिश राइटिंग व्हाइल इम्प्रिजन्ड, ठीक है? तो ये जेल में रहते हुए इन्होंने ये वर्क लिखा था द पिलग्रिम प्रोग्रेस, जो कि इनका रिलीजियस एलेगरी है। तो ये बहुत फेमस है, इसलिए ये एक तरीके से आपको याद रखना है, और आपका जो है वो क्रिश्चियन जो है वो करेक्टर का जो है वो यूज़ किया है इन्होंने। इसके अलावा आपका एंड्रयू मार्वल हैं, जो इस टाइम पे लिख रहे थे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये मेटाफिजिकल पोएट थे जो इस टाइम तक लिख रहे थे कंटिन्यू, ठीक है? तो अब इनका मेजर वर्क क्या है, टू हिज कोई मिस्ट्रीज, ठीक है? मिस्ट्रेस, तो ये आपको याद रखना है, टू हिज कोई मिस्ट्रेस जो है वो इनका बहुत ही फेमस पोएम है। द गार्डन है, इसके अलावा जो है बरमूडाज है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि ये कुछ पोएम्स हैं जो एंड्रयू मार्वल्स ने आपके पुरिटन एज या कॉमनवेल्थ एज के टाइम पे एज मेटाफिजिकल पोएट्स लिखा है, ठीक है? फीचर्स क्या होते थे, तो आपका मेटाफिजिकल पोएट्री लिखते थे, ये विट एंड कंसेप्ट्स का यूज़ करते थे, साथ में पॉलिटिकल राइटिंग भी करते थे, ठीक है? तो ये बहुत फेमस जो है वो चीज़ है कि अपने पोएम में पॉलिटिकल राइटिंग का यूज़ करते थे। मेटाफिजिकल पोएट्स से विट कंसीट्स के साथ आपका जो है एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता था इनके वर्क में, ठीक? आप टू हिज कोई जो मिस्ट्रेस है इनका, वो बहुत फेमस है, आपको वो ज़रूर जो है वो पढ़ना है अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कहीं पे भी अगर एंड्रयू मार्वल हैं, तो ये वर्क इनका बहुत फेमस है।
अब हम इंडिविजुअल देखें, एक और जो हमारे प्रोज़ राइटर हैं और जो राइटर हैं वो हैं थॉमस होब्स, जो बहुत फ़ेमस हैं। और इनका लिवांथा वर्क 1651 में जो आया है, जो कि पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी है, सोशल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे लिखा गया है और ये बहुत फ़ेमस है आपका लिवांथा वर्क। इसका ईयर बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। ये इसलिए फ़ेमस है क्योंकि ये बहुत फ़ेमस पॉलिटिकल वर्क है, जो पुरिटन एज या कॉमनवेल्थ एज के टाइम पे इन्होंने लिखा था थॉमस होब्स ने। और आपका जो है ये 1651 में पब्लिश हुआ था और ये जो है वो पॉलिटिकल जो है फ़िलॉसफ़ी है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कुछ मेजर जो राइटर्स हैं, जो पुरिटन एज के टाइम पर आपके लिख रहे थे, ठीक है? अब हम देखेंगे कि इस एज का, पुरिटन एज या कॉमनवेल्थ एज का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो देखिए, हर एक एज होता है ना, तो उसका एक जॉनरा होता है लिखने का। तो यहाँ पर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स जो इस एज के हैं, ताकि कभी-कभी क्या होता है कि अगर आपको एक आइडिया भी होता है ना किसी एज के बारे में, एक डिटेल आपको आइडिया है अगर कि कौन-कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करा जा रहा था इस टाइम पे, तो आपको बहुत आसान होगा इस टाइम पे जो है उस एज के बारे में आपको अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उसको टिक करने के लिए, या राइटर के बारे में भी एक अंदाज़ा लगता है, ठीक है? टर्म जैसे कि कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ का मतलब होता है गवर्नमेंट विदाउट अ किंग, यानी ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर किंग ना हो, ठीक है? तो उसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। तो ये वाला जो एज है वो कैसा एज है? जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ पर कोई किंग नहीं है और आपका जो है वो ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके इंग्लैंड को। तो किंग नहीं है, गवर्नमेंट है फिर भी, तो उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ, इसीलिए इसको कॉमनवेल्थ एज भी बोलते हैं, ठीक है? इंटरनेगम, ठीक है? तो ये क्या है? पीरियड बिटवीन 2 मोनार्क्स, ठीक है? तो ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर 2 मोनार्क्स के बीच में एक पूरा जो ड्यूरेशन होता है ना, जैसे मान लीजिए कि चार्ल्स फर्स्ट हैं और चार्ल्स सेकंड जो आने वाले हैं, उसके बीच का ये पीरियड है, इसलिए इसको ये बोलते हैं, ठीक है? और आपका पुरिटनिज़्म जो कि एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होता है, ठीक है? तो ये पुरिटन्स का एज है, पुरिटनिज़्म का एज है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है? पुरिटन्स या प्रोटेस्टेंट्स एक जो है वो रिलीजियस रिफॉर्म है जो इस टाइम पे आया, तो इसलिए इसको पुरिटन एज भी कहते हैं, इसलिए इसको कॉमनवेल्थ एज भी कहते हैं और इंटरनेगम एज भी कहते हैं, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एलेगरी की बात करें तो एलेगरी स्टोरी विथ अ सिंबॉलिक मीनिंग, ठीक है? तो एलेगरी का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पर आपके रियल कैरेक्टर्स को ना यूज़ करके, उनके नेम, उनके प्लेस को ना यूज़ करके, एक सिंबॉलिक जो है वो एक सिंबॉलिक जो है वो स्टोरी बनाई जाती है, एक सिंबॉलिक जो है वो चीज़ का यूज़ किया जाता है उस पर्टिकुलर इंसान को, उस पर्टिकुलर प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि अगर आपने द पिलग्रिम प्रोसेस अगर आपने समरी देखी हो, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें यूज़ की गई हैं, कैरेक्टर का नाम है, ट्रुथ है, ऐसे हिडन है, ऐसे करके मतलब आप नाम रखते हैं अलग, हेल का नाम अलग तरीके से रख दिया गया है, हेवन का अलग तरीके से रख दिया गया है। और ये क्या है? एलेगरी है, यहाँ पे सिंबॉलिक का यूज़ किया गया है। हेवन को हेवन की तरह ना बोल के उसको एक अलग नाम दिया गया है, ठीक है? तो उसका मतलब होता है एलेगरी। आई होप कि मैंने आपको समझा दिया हो, जहाँ पर सिंबॉलिक स्टोरी या मीनिंग का यूज़ किया जाए, वर्ड का यूज़ किया जाए, किसी रियल या किसी बहुत ही फेमस चीज़ का यूज़ ना किया जाए, ठीक है? यानी कि एलेगरी का मतलब होता है जहाँ पर स्टोरी विद सिंबॉलिक मीनिंग, जहाँ पर सिंबॉलिक तरीके से किसी भी स्टोरी को बताया जाए, किसी रियल प्लेस या पर्सन का यूज़ ना करके, ठीक है? पर इंडिकेट वो उस रियल पर्सन या रियल स्टोरी या रियल जो है वो प्लेस को ही कर रहा हो, ठीक? अब हम बात करते हैं ब्लैंक वर्सेस का। ब्लैंक वर्सेस क्या होता है? अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि अनराइम्ड होता है, आयम्बिक पेंटामीटर होता है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। एपिक जो है वो क्या होता है? तो जो है आपका लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है और आपका जो है इसके अलावा पैम्फलेट्स लिखे जा रहे थे इस टाइम पे, और इसके अलावा आपका जो है वो शॉर्ट पॉलिटिकल रिलीजियस राइटिंग, ठीक है? पैम्फलेट क्या होता है? तो पैम्फलेट होता है जहाँ पर एक छोटा, बहुत ही शॉर्ट में आपका जो है वो पॉलिटिकल रिलीजियस जो है वो राइटिंग की जाती है, यानी छोटे-छोटे पार्ट्स में, सीरीज़ में उसको डिवाइड कर दिया जाता है और आपका पैम्फलेट वैसे लिखा जाता है। बहुत लंबी स्टोरी नहीं होती है, रोज़ की जो चीज़ें हैं या किसी के थॉट हैं, वो छोटे-छोटे जो है वो पार्ट्स में जो है वो रिलीज़ किया जाता है। जिसमें पॉलिटिकल व्यूज़ भी हो सकते हैं और रिलीजियस भी जो है व्यूज़ भी हो सकते हैं। तो उसको उस टाइम पे पैम्फलेट कहते थे, जो इस एरा में बहुत फेमस हो रहा था, ठीक है? इसके अलावा आपका जो है वो सर्मन्स क्या होते हैं? तो आपका रिलीजियस डिस्कोर्स होता है, यानी कि जो आपके रिलीजियस चीज़ें हैं, बातें हैं, फिलॉसफी है, उसको जो है वो एक तरीके से बताया जाता है, ठीक है? तो रिलीजियस डिस्कोर्स यानी जो बातें हैं, रिलीजियस चीज़ें हैं, उनको जो है वो अगर कोई बता रहा है आपसे तो उसको सर्मन्स कहते हैं, ठीक है? अब हम डिस्कस करेंगे पुरिटन एज एंडेड, ठीक है? कैसे पुरिटन एज एंड हुआ? हमने देखा कैरोलाइन एज एंड हुआ और आपका पुरिटन एज स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर आपके जो है वो कॉमनवेल्थ और आपके जो है वो ओलिवर क्रॉमवेल आए थे। उन्होंने अपना जो है वो स्टार्ट कर दिया था जो भी प्रोटेक्टर का एक रोल है इंग्लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था। कैसे जो है वो चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूट हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था, कैरोलाइन एज इसका रीज़न बनी थी और ऐसे कैरोलाइन एज एंड हुआ और पुरिटन एज स्टार्ट हुआ। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कैसे पुरिटन एज जो है वो एंड होता है। तो 1660 के टाइम पे आपका जो है पुरिटन एज जो है वो एंड हो जाता है। कैसे एंड होता है? जब जो है रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होता है, और रेस्टोरेशन एज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिस्टोर किया गया था आपके मोनार्की सिस्टम को। आपने देखा था ना कि पुरिटन एज के टाइम पे मोनार्की सिस्टम को पूरी तरीके से जो है वो बंद कर दिया गया था और आपके जो इंग्लैंड था वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम और आपका जो है वो एक तरीके से
पुरिटन एज स्टार्ट हुआ था, जो कि आपका क्या था, कहीं पे भी कोई किंग नहीं था यहाँ पे। तो ये ऐसे स्टार्ट हुआ था। तो यहीं पे इसका नाम दूसरा इसलिए पड़ा रेस्टोरेशन एज, क्योंकि यहाँ पर जब पुरिटन एज एंड हुआ तो रिस्टोर कर लिया गया मोनार्की सिस्टम को, तो इसीलिए इसको रेस्टोरेशन एज बोला गया। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि इसके बाद का जो एज आएगा वहाँ पे चार्ल्स फर्स्ट के बाद चार्ल्स सेकंड जो आएंगे वो आपकी मोनार्की को फिर से जो है वो रिस्टोर कर लेंगे, और इसीलिए उसका नाम पड़ेगा रेस्टोरेशन एज। और पुरिटन एज इस ऐसे ही जो है वो एंड हो जाएगा 1660 में। ठीक है, सीक्वेंस इवेंट क्या क्या हुआ अब हम ये डिस्कस करेंगे। ये तो डिस्कस कर लिया कि कैसे एंड होगा और क्या कौन सा एज आएगा इसके बाद, और उसका नाम क्यों जो है वो रेस्टोरेशन एज आया। ठीक, अब हम बात करेंगे कि क्या क्या इवेंट्स हुए जिसकी वजह से ये पूरा एंड हुआ। पहले अब हम डिस्कस करेंगे आपके सीक्वेंस को। ठीक है, अभी हम देखा कि कैसे चेंज हुआ सब कुछ, अब हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या रहेगा, क्या इवेंट्स हुए जिसकी वजह से पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो सबसे पहला जो इवेंट है वो है 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल का जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इनका जो है वो डेथ होना आपका 1658 में एक पहला इवेंट बनता है, क्योंकि ये जो है वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बने थे इस टाइम पे आपके पुरिटन एज के टाइम पे इंग्लैंड के, तो इनकी जो है वो डेथ हुई, तो कहीं ना कहीं जो है दूसरा जो किंग है या मोनार्की सिस्टम जो चाहते हैं वो उसको जरूर जो है वो फिर से इस्टेब्लिश करेंगे ना आपके इंग्लैंड में, तो इनकी डेथ एक पहला रीजन बनती है। हिज सन रिचर्ड क्रॉमवेल बिकम लॉर्ड प्रोटेक्टर बट लैग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि इनके मरने के बाद, आपके ओलिवर क्रॉमवेल के मरने के बाद, इनके जो बेटे हैं रिचर्ड क्रॉमवेल वो आते हैं, बट वो जो है वो लॉर्ड प्रोटेक्टर तो बन जाते हैं पर पॉलिटिकली और मिलिट्री सपोर्ट उनको नहीं मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट बिकम अनस्टेबल। और इसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों मेजर इवेंट्स की वजह से आपके कॉमनवेल्थ का जो गवर्नमेंट है वो बहुत अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, और पार्लियामेंट एंड द आर्मी कुड नॉट मेंटेन इफेक्टिव कंट्रोल, और इसकी वजह से अब भाई गवर्नमेंट ही कमज़ोर पड़ गई है, तो ना आर्मी और ना अदर चीज़ें मेंटेन ही नहीं कर पाए ये लोग, पार्लियामेंट के जो लोग थे, तो इसलिए जो है यहाँ पर डिक्लाइन हो जाता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है कि जनरल जॉर्ज मॉन्क मार्च टू द लंदन, रिस्टोर द पार्लियामेंट एंड सपोर्ट द रिटर्न ऑफ द मोनार्की। ओके, अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद, यानी कि ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ के बाद और आपके जो उनके सन थे उनका कंट्रोल नहीं होने के बाद और पार्लियामेंट का अनस्टेबल होने के बाद, आपके इंग्लैंड के अंदर जो जॉर्ज मॉन्क हैं वो आते हैं, और वो क्या करते हैं, लंदन की तरफ आते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, पार्लियामेंट को फिर से रिस्टोर कर लेते हैं, यानी उनको अपने कमांड में कर लेते हैं, और क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं यहाँ पर वो मोनार्की सिस्टम को फिर से स्टैब्लिश करने के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि इनके जॉर्ज मॉन्क नाम के जो जनरल थे उनकी वजह से फिर से मोनार्की सिस्टम को वो सपोर्ट करते हैं, और इंग्लैंड में मोनार्की सिस्टम आ जाती है। ओके, और आपका 1660 में चार्ल्स सेकेंड आते हैं, जो कि सन थे आपके चार्ल्स फर्स्ट के, वॉज इन्वाइटेड बैक टू एग्जाइल एंड क्राउन द किंग ऑफ इंग्लैंड। ओके, तो आपका 1658 में क्रॉमवेल की डेथ होना, और उसके 2 साल के अंदर ही 1660 के अंदर यहाँ पर कॉमनवेल्थ एज और पुरिटन एज पूरी तरीके से एंड हो जाता है, और आपके चार्ल्स सेकंड जो है वो आपके किंग बन जाते हैं इंग्लैंड के, जो कि बेटे थे आपके चार्ल्स फर्स्ट के। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे रीजंस बनते हैं जिसकी वजह से आपका यहाँ पर फिर से मोनार्की सिस्टम रिस्टोर की जाती है, और नाम रखा जाता है इसका रेस्टोरेशन एज, इसीलिए हम लोग इसको रेस्टोरेशन एज बोलते हैं, क्योंकि मोनार्की सिस्टम को फिर से रिस्टोर कर लिया गया था। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या क्या होता है भाई, इसके बाद अगर आ गए हैं चार्ल्स सेकंड आ गए हैं, तो अब क्या क्या चीज़ें होंगी। अभी तक इंग्लैंड में जो चीज़ें हो रही थी वो सारी चीज़ें अब बंद हो जाएंगी और दूसरी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब जो जो चीज़ें होती हैं हिस्ट्री में वो चीज़ें तो आपका क्या करती हैं ना, इफेक्ट करती हैं आपकी लिटरेरी जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसको। तो अब हम यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे कि क्या क्या, अब यहाँ पर जब मोनार्की सिस्टम फिर से आ गए तो क्या क्या हुआ। द कॉमनवेल्थ और रिपब्लिक केम टू बी एंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ एरा था, जो रिपब्लिक एरा था, वो पूरी तरीके से एंड हो जाता है, और आपका स्टुअर्ट मोनार्की वॉज रिस्टोर, और फिर से जो है वो स्टुअर्ट मोनार्की जो है वो रिस्टोर हो जाती है। आप कौन करते हैं, तो चार्ल्स सेकंड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा द पुरिटन एज जो है वो आपका एंडेड, आपका एंड हो जाता है, जो स्टार्ट हुआ था आपके 1649 जब आपकी डेथ हुई थी चार्ल्स फर्स्ट की, और ये एंड होता है 1660 के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा टाइम ड्यूरेशन है आपका पुरिटन एज का, कॉमनवेल्थ एज का, और 1660 से लेकर 700 तक आपका अब जो है रेस्टोरेशन एज चलेगा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब लिटरेरी इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका। ठीक है, आपका लिटरेरी इम्पैक्ट, थिएटर रीओपेंड। अब इसके बाद क्या होगा कि अब जब आपके आ गए हैं चार्ल्स सेकंड, तो आपका थिएटर फिर से जो है इस टाइम पे रीओपन हो जाएगा, और आपका जो है पुरिटन एज का जो पूरा सिस्टम था वो एंड हो जाएगा। ड्रामा स्पेशली कॉमेडी ऑफ मैनर रिवाइव्ड होगी, कॉमेडी ऑफ मैनर फिर से लिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने देखा था सीरियस टोन्स का यूज़ करते थे, तो अब इसका लिटरेरी इम्पैक्ट पड़ेगा रेस्टोरेशन एज में कि कॉमेडी ऑफ मैनर फिर से आ जाएगा, थिएटर फिर से जो है वो रीओपन हो जाएंगे। लिटरेचर शिफ्टेड फ्रॉम रिलीजियस सीरियसनेस एंड मोरल इंस्ट्रक्शन टू विथ सटायर रियलिज्म एंड आपका एंटरटेनमेंट। तो अब जो है, अभी तक आपने देखा ना कि बहुत सीरियस बहुत रिलीजियस चीज़ें ही लिखी जा रही थी आपके पुरिटन एज के टाइम पे, पर अब क्या होगा, कॉमेडी ऑफ मैनर फिर से आ जाएगा। आपके बेन जॉनसन जो बहुत यूज़ करते थे वो फिर से जो है वो रिवाइव कर दिया जाएगा इस एज के अंदर, रेस्टोरेशन एज में, और आपका जो है वो इन सारी चीज़ों से, मोरल इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस बिलीफ से हटकर आपके विट सटायर रियलिज्म एंड एंटरटेनमेंट को फिर से जो है वो लिटरेचर में दिखाया जाएगा, जो हम रेस्टोरेशन एज में समझेंगे। यहाँ पर मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे ये एंड हुआ और उसका लिटरेचर पे अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आगे रेस्टोरेशन एज में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा।
मिलेगा, ठीक है। तो विद सटायर, रियलिज्म एंड एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा फिर से, ओके। नाउ अब हम देखेंगे कोर्टली कल्चर एंड रॉयल पैट्रोनेज रिटर्न, ठीक है। तो फिर से आपका जो है वो रॉयल पैट्रोनेज वाला जो सिस्टम था और कोर्टली रोमांस, कोर्टली कल्चर वाला जो सिस्टम था वो फिर से आ जाएगा, क्योंकि मोनार्की सिस्टम आ गई तो ये सारी चीज़ें भी वापस आ जाएंगी ना। ये सारी चीज़ें तो मोनार्क में या फिर किंग्स और इन सारी चीज़ों के होते हुए भी होती है ना, तो ये सारी चीज़ें फिर से रिटर्न हो जाएंगी, जो हम रेस्टोरेशन एज में देखेंगे। फिलहाल हमने आपको बताया कि प्यूरिटन एज का क्या सिस्टम था और कैसे वो एंड हुआ और अब लिटरेचर पे उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही रिवाइज कराऊंगी जो प्यूरिटन एज से बहुत बार या कॉमनवेल्थ एज से बहुत बार आपके जो है वो यूजीसी नेट में या अदर एग्जाम में जहाँ पे भी है ये एज वहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर रिवीजन कर रहे हैं कॉमनवेल्थ एज का, ओके। चलिए, यूजीसी नेट में इससे रिलेटेड कौन कौन से मेजर क्वेश्चंस आते हैं कॉमनवेल्थ एज से रिलेटेड। तो सबसे पहला तो यही है कि कब स्टार्ट हुआ था, तो 1649 से 1660 तक इसका टाइम पीरियड है। तो प्यूरिटन एज कॉमनवेल्थ एज का टाइम पीरियड याद रखिएगा, ठीक है, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे प्यूरिटन एज के बारे में पॉइंटर्स को, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले तो टाइम पीरियड याद रखना है। 1649 से 1660 तक ये टाइम पीरियड इसका रहा था। इसके अलावा इसको जो है वो इंटरनेगम और कॉमनवेल्थ जो है वो इसको अदर नेम इसके हैं, ठीक है, प्यूरिटन एज के। इसके अलावा इस टाइम पे जो है वो क्या था, तो इस टाइम पे आपके ओलिवर क्रोमवेल जो है वो रूलर थे और लॉर्ड प्रोटेक्टर थे इंग्लैंड में। और इस टाइम को जो है कॉमनवेल्थ एरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे पार्लियामेंट का रूल चल रहा था, ना कि किसी किंग या मोनार्की सिस्टम का, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। ग्रेटर पोएट कौन थे इस टाइम के, तो हम सबको पता है जॉन मिल्टन थे। प्यूरिटन एज के सबसे मेजर पोएट आपके जॉन मिल्टन हैं, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट और अदर बहुत फेमस वर्क लिखे हैं। और ये किसको सपोर्ट करते थे, ये याद रखना, ये सपोर्ट करते थे आपके कॉमनवेल्थ या फिर जो है वो प्रोटेस्टेंट जो थे आइडियाज उनको, यानी रिलीजियस और सीरियस टोन्स का अपने पोएम में यूज करते थे, जो इस टाइम पे फेमस था और जो इस टाइम पे जो है वो स्ट्रिक्टली अलाउड था लिखने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ग्रेटेस्ट रिलीजियस एलिग्री कौन सी है इस एज की। तो एलिग्री इस टाइम पे बहुत फेमस थी। तो एलिग्री आपकी है सबसे फेमस, जो कि जॉन बनियन ने लिखा है, द पिलग्रिम प्रोग्रेस, ठीक है। मेजर पॉलिटिकल वर्क कौन सा था इस टाइम का, तो वो लिखा था आपके जो है वो थॉमस होप ने, जिनका जो था आपका लिवान था, ठीक। अब इसका जो ईयर था वो मैंने आपको बताया है और वो बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा गया है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि लिवान था कब पब्लिश हुआ था, एग्जैक्ट ईयर। इसके अलावा बात करते हैं थिएटर की, तो क्लोज आपका जो है वो थिएटर इस टाइम पे क्लोज कर दिया गया था, क्योंकि ये लोग एंटरटेनमेंट पे या बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमेडी या कोर्टली रोमांस या इन सब चीज़ों को नहीं सपोर्ट करते थे। ये रिलीजियस और जो है मोरल्स जो वर्क है उनको सपोर्ट करते थे, क्योंकि ये पुरिटन्स थे और ये बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीजियस बिलीफ्स के साथ इंग्लैंड में आए थे। तो इसीलिए इस टाइम पे आपका थिएटर पूरी तरीके से जो है वो क्लोज हो गया था, ओके। और थिएटर क्लोज ईयर कौन सा है ये भी आप बता सकते हैं अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में। अब बात करेंगे कि इस टाइम पे किस टाइप के लिटरेचर लिखी जा रही थी। तो इस टाइम पे जो है वो प्यूरिटनिज्म या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट लिटरेचर लिखी जा रही थी। इसके अलावा पॉलिटिकल लिटरेचर भी लिखा जा रहा था और रिलीजियस एलिग्री भी इस टाइम पे बहुत फेमस थी, ओके। तो ये सब तो हो गया कि क्या क्या मेजर फैक्ट्स हैं प्यूरिटन एज या कॉमनवेल्थ एज के, जो बहुत बार रिपीटेड टाइम्स कभी कभी पूछ ले जाते हैं आपके यूजीसी नेट में। अब हम बात करेंगे मेजर वर्क का भी, हम एक बार अच्छे से रिविजन कर लेंगे शॉर्ट में। तो सबसे पहला जो मेजर आपका है वो है आपके जॉन मिल्टन, जो बहुत ही फेमस हैं, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट, आपका पैराडाइज रीगेन नाम के जैसे वर्क लिखे हैं और लिसिडियस नाम के वर्क लिखे हैं और बहुत सारे वर्क हैं। तो मैं बता रही हूँ कि कैसे जॉन मिल्टन को आप इस एज में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अगर इस एज के बारे में पढ़ रहे हैं तो जॉन मिल्टन मेजर है। इसके अलावा जॉन बनियन है, जिनका एक ही वर्क है बहुत ज़्यादा फेमस रिलीजियस एलिग्री है, जिसका नाम है पिलग्रिमेज प्रोग्रेस, ठीक है। अब बात करते हैं एंड्रयू मार्वल की, तो जिन्होंने टू हिज कोई मिस्ट्रेस लिखा हुआ है और द गार्डन नाम का वर्क लिखा है, जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं जो इस टाइम तक लिख रहे थे, इसलिए एंड्रयू मार्वल इस टाइम पे बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे आपके थॉमस होप्स की, जिन्होंने आपका लिखा है लेवांथा नाम का वर्क। अब यहाँ पर कुछ मेजर डेट्स हैं जो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी इस एज के बारे में, प्यूरिटन एज और कॉमनवेल्थ एज के बारे में। सबसे पहला जो एज है, जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 1649 में आपके चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूट हो जाना, यानी कि उनको कब जो है वो एग्जीक्यूट किया गया, तो वो किया गया था 1649 के टाइम पे। 1649 के ही टाइम पे आपका कॉमनवेल्थ जो है वो स्टैब्लिश होता है और 1600 आपका 60 तक जो है वो ये चलता है कॉमनवेल्थ, ठीक है। अब 1651 में एक पॉलिटिकल वर्क लिखा जाता है, क्योंकि पॉलिटिकली लिखना इस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग हो गया था और बहुत सारे चेंजेस जो सोसाइटी के अंदर हुए थे पॉलिटिकल लेवल पे, इसलिए आपके पैम्फलेट्स भी आ गए थे और आपका लिवांथा नाम का वर्क आया, जो कि फिलोसफिकल बहुत फेमस जो है पॉलिटिकल वर्क था, जिसमें फिलोसफी और पॉलिटिक्स को जो है वो बहुत ज़्यादा मिक्स करके लिखा गया था, वो आया था। तो वो आया था आपका 1651 में, ओके। ओके, अब हम बात करेंगे 1653 की, ठीक है। 1653 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि 1649 में जब आपका कॉमनवेल्थ स्टैब्लिश होता है तो कोई भी हेड नहीं होता है, पर 1653 वाला वो टाइम है, वो ईयर है, जहाँ पे ओलिवर क्रोमवेल को जो है वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बना दिया जाता है प्यूरिटन एज और कॉमनवेल्थ एज के एरा में, ठीक है। क्योंकि मोनार्की सिस्टम थी नहीं और कोई ना कोई एक हेड तो चाहिए ही था, तो इन्होंने ओलिवर क्रोमवेल को एज हेड चुना पार्लियामेंट ने प्रोटेक्ट करने के लिए इंग्लैंड को, ठीक है, ये ड्यूरेशन के टाइम पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1653 में एक
और जो है वो बहुत मेजर इवेंट होता है, जो कि होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी फर्स्ट राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो गवर्नमेंट और जो है वो इस टाइम के एरा में आपका कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो लिखना ये लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कि था आपका। और जिस टाइम पे ओलिवर क्रोमवेल जो है वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बने, तो उसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे पहली बार लिखना स्टार्ट हुआ। ठीक, अब बात करते हैं 1658 की। तो 1658 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डेथ होती है आपके ओलिवर क्रोमवेल की, और 1660 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पे जो है फिर से रिस्टोर कर लिया जाता है आपके चार्ल्स सेकंड के द्वारा इंग्लैंड को, और मोनार्की सिस्टम स्टैब्लिश कर दी जाती है, इसलिए इसको रेस्टोरेशन एज बोलते हैं। ठीक, तो ये कुछ मेजर जो है वो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा, पुरिटन रूल्स जो था उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी? सबसे पहला, थिएटर क्लोज हो गए थे, मतलब कॉमनवेल्थ एरा के टाइम पे सबसे मेजर क्या चीज़ हुई थी? तो थिएटर क्लोज हो गए थे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा सेंसरशिप जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई थी, हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए थे, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, रिलीजियस होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, किसी भी तरीके की फालतू चीज़ें आप नहीं लिख सकते थे। ठीक है, रिलीजियस एंड मोरल बिलीफ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गया था इस टाइम पे। ओके, अब बात करते हैं आपका डोमिनेंट लिटरेरी ट्रेंड, और इसकी वजह से क्या हुआ, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस की वजह से एक डोमिनेंट लिटरेरी ट्रेंड आया लिटरेचर के अंदर, जहाँ पर लोगों ने भी जो है वो रिलीजियस जो है वो प्रोज के बारे में, पॉलिटिकल, फिलोसफिकल जो है वर्क लिखना स्टार्ट किया, पैम्फलेट्स लिखना स्टार्ट किया, और एपिक पोइट्री लिखना स्टार्ट किया, जिसमें आपके जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट आती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारे एक तरीके से वन लाइनर हैं, जो इस एज के बारे में, पुरिटन एज और कॉमनवेल्थ एज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको रिवाइज करवाया। बाकी मैंने आपको एज भी अच्छे से समझा दिया है। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन एज के बारे में। और रेस्टोरेशन एज को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप लेंगे कि हमने अपने पुरिटन एज, जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ एज भी कहते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा। तो हमने वहाँ पे देखा था कि कैसे पार्लियामेंट और चार्ल्स फर्स्ट के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है, और आपके जो है वो सिविल वॉर स्टार्ट होता है। तो सिविल वॉर जब स्टार्ट होता है तो उसके कुछ साल बाद आपका क्या होता है कि चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट करा दिया जाता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है आपके इंग्लैंड के अंदर, जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ एज या फिर आपका पुरिटन एज कहते हैं। ओके, तो पुरिटन एज के टाइम पे क्या हुआ था कि मोनार्की सिस्टम को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था आपके इंग्लैंड के अंदर, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश कर दिया गया था, और उसके जो मेन हेड बनते हैं, लॉर्ड प्रोटेक्टर बनते हैं इंग्लैंड के, वो थे ओलिवर क्रोमवेल। ठीक है, तो ये सारा मेजर इवेंट था। अब लिटरेरी चेंजेस क्या क्या हुए, क्योंकि पुरिटन्स आ गए थे, प्रोटेस्टेंट्स आ गए थे, तो रिलीजियस बिलीफ बहुत ज़्यादा जो है वो पुरिटन एज के टाइम पे और कॉमनवेल्थ एज के टाइम पे फेमस हुआ था, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि रिलीजियस और आपके जो है मोरल वर्क्स बहुत लिखे गए, बहुत पोएम्स ऐसी लिखी गई। मेजर आपके जो पोएट थे उस टाइम पे वो थे आपके जॉन मिल्टन। ओके, तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सीरियस टोन में और बहुत रिलीजियस और पॉलिटिकल वर्क ही लिखे जा रहे थे, पैम्फलेट्स स्टार्ट हो गए थे आपके जो है लिखे जाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत हुई। एलिग्री पोएम उस टाइम पे लिखी गई थी, जो कि आपकी थी द पिलग्रिम प्रोसेस, जो कि आपकी लिखी थी जॉन बनियन ने। तो ये सारे लिटरेरी चेंजेस हुए। अब हमने देखा था कि कैसे पुरिटन एज एंड हुआ, तो आपका 1658 के टाइम पे ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो जाती है, और उनके सन जो है वो अच्छे से फिर मैनेज नहीं कर पाते हैं, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बहुत वीक हो जाता है। और उसी टाइम पे जो है आपके 1660 में आपके चार्ल्स फर्स्ट रिटर्न करते हैं इंग्लैंड के अंदर, और मोनार्की सिस्टम को जो है वो रिस्टोर करते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे रेस्टोरेशन एज, जो कि हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। ओके, तो चार्ल्स सेकंड का आना, जो कि चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे, और आपका रिस्टोर करना मोनार्की सिस्टम को, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की वजह से पूरी तरीके से बैन हो गया था इंग्लैंड के अंदर पुरिटन और कॉमनवेल्थ एज के टाइम पे, वो यहाँ पर रिस्टोर कर दिया जाता है, जिससे इसका नाम पड़ता है रेस्टोरेशन एज। ओके, तो आज हम इस वीडियो में वही पढ़ने वाले हैं कि रेस्टोरेशन एज क्या हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और क्या क्या चीज़ें इसमें हुई इस एज में। ठीक है, और इसको एज ऑफ ड्राइडन बोलते हैं रेस्टोरेशन एज को, क्योंकि इसमें जो है वो ड्राइडन मेजर पोएट थे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने रेस्टोरेशन एज को, जो कि हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। हमने रिकैप ले लिया अच्छे से, ठीक है, और उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्रोनोलॉजी वाइज चलती है, तो लिटरेचर में कैसे क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको तभी समझ आएगा जब आप एक क्रोनोलॉजी को फॉलो करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ आप क्रोनोलॉजी जरूर फॉलो करिए, ठीक है। अगर आप पहली बार यूजीसी नेट का एग्जाम या किसी भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कुछ पढ़ने जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्रोनोलॉजी में आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़िए। बाकी जो बिगनर नहीं है उनके लिए तो ये एक रिवीजन जैसा है, तो आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट टाइम वेस्टिंग। ओके, तो आज की जो वीडियो है वहाँ पे रेस्टोरेशन एज के बारे में देखेंगे। तो हमने देखा कि रेस्टोरेशन एज बिगेन इन 1660 व्हेन चार्ल्स सेकंड रिटर्न टू द थ्रोन एंड मोनार्की इज रिस्टोर एंड कॉमनवेल्थ जो है वो फॉल हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि 1660 के टाइम पे चार्ल्स सेकंड जो है वो इंग्लैंड में आते हैं, और जो मोनार्की सिस्टम पूरी तरीके से बैन हो गया था उसको फिर से रिस्टोर करते हैं, इसलिए रेस्टोरेशन एज है ये। और कॉमनवेल्थ जो है पूरी तरीके से फॉल हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ आपके ओलिवर क्रोमवेल, और पार्लियामेंट्री का जो एक सिस्टम था पूरा वो भी कहीं ना कहीं वीक हो जाता है इसलिए, ठीक है। अब बात करते हैं, इट मार्क्स द रेस्टोरेशन ऑफ द स्टुअर्ट मोनार्की, कोर्ट कल्चर एंड द रिवाइवल ऑफ थिएटर। अब जैसे ही चार्ल्स सेकंड आएंगे तो फिर से हमारा जो है वो स्टुअर्ट मोनार्की, जो इससे पहले आपकी थी इंग्लैंड के अंदर पुरिटन एज और कॉमनवेल्थ एज से पहले, वो फिर से रिस्टोर कर लेते हैं, और आपका जो कोर्ट का कल्चर है, जो रॉयल कल्चर है, वो सब फिर से आपका रिवाइव हो जाता है, और थिएटर और कॉमेडी ऑफ मैनर वाला जो एक पूरा लिटरेचर में एक एरा था वो फिर से जो है वो
रिवाइव होने लगता है, यानी फिर से लोग कॉमेडी लिखने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले एज में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे ना, तो मोरल्स और इन सारी चीज़ों पे ही फोकस हो रहा था। ऐसी चीज़ें नहीं लिखी जा रही थी जो बहुत ज़्यादा अनसीरियस टोन की हों या बहुत ज़्यादा जो है वो विट ह्यूमर हो उसमें। तो अब यहाँ पर इस एज के बाद क्या होता है, यही सारी चीज़ें फिर से आपकी रिवाइव करने लगती है, यानी कॉमेडी ऑफ मैनर आ जाएगा, विट, ह्यूमर, सटायर का बहुत ज़्यादा जो है फिर से अब यूज़ होने लगेगा, और थिएटर भी जो है वो रीओपन करवा देंगे आपके चार्ल्स सेकंड। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैंने समझा दिया हो। तो इसका पीरियड क्या है आपका, इसका पीरियड है 1660 से लेके 1700 तक आपका रेस्टोरेशन एज चलता है। इसमें जो है वो किंग्स चार्ल्स सेकंड जो है वो आपके क्या होते हैं, किंग होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये फिर से मोनार्की को रिस्टोर करते हैं इंग्लैंड के अंदर। प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था, तो पुरिटन एज पढ़ा था, और इसके बाद आने वाला एज कौन सा है, तो वो है अगस्टियन एज, जिसको हम लोग न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं। ओके, तो वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम रेस्टोरेशन एज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि रेस्टोरेशन एज में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि 1660 के टाइम पे रेस्टोरेशन एज ऑफ जो है चार्ल्स सेकंड लेकर आते हैं, मोनार्की रिस्टोर हो जाती है, कॉमनवेल्थ जो है वो पूरी तरीके से एंड हो जाता है, थिएटर रीओपन हो जाता है, ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही है। फिर रॉयल सोसाइटी जो है वो फाउंड की जाती है 1660 के टाइम पे, जहाँ पे इंकरेज होता है आपका साइंटिफिक इंक्वायरीज के बारे में। तो मतलब अब यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि आपका जो है ये सारी चीज़ें होने के बाद, थिएटर वगैरह रीओपन होने के बाद भी एक रॉयल सोसाइटी जो है वो एक तरीके से क्रिएट की जाती है 1660 के टाइम पे, जहाँ पर साइंटिफिक इंक्वायरी यानी साइंटिफिक चीज़ों पे लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो ये इसका भी असर देखने को मिलेगा अभी आपके न्यू क्लासिकल एज में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रैशनल और जो है वो एज ऑफ एनलाइटमेंट भी कहा जाता है उसको। ठीक है, जहाँ पर साइंटिफिक चीज़ों पे बहुत फोकस जो है हमारे राइटर्स फिलोसफर्स का होने लगेगा। अब यहाँ पर क्या मेजर इवेंट्स हुए थे रेस्टोरेशन एज के टाइम पे, तो आपका 1660 में ये जो है वो रिस्टोर किया गया, और 1665 के टाइम पर ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन हुआ। ठीक है, तो 1665 में एक मेजर इवेंट हुआ था रेस्टोरेशन टाइम पे आपके इंग्लैंड में, जो आपका जो था ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। ठीक है, इसके अलावा 1666 में एक और मेजर इवेंट हुआ, जहाँ पे जो है वो ग्रेट फायर ऑफ लंदन, यानी कि आग लग गई थी और एक प्लेग आ गया था। इन दोनों टाइम पे आपका जो ये हिस्टोरिकल इवेंट है। ओके, अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आ गई थी इस टाइम पे। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हो गई थी, जो कि थी विग पार्टी और टोरी पार्टी। हमने पहले भी देखा था कि इससे पहले जो है वो पैम्फलेट्स लिखना स्टार्ट हो गए थे, लोगों के बहुत जो है वो इंडिविजुअल व्यूज हो गए थे पॉलिटिकल। तो यहाँ पर वही वाली पार्टीज अब बिल्कुल पूरी तरीके से इमर्ज हो जाएंगी, यानी कि एक तरीके से चार्ल्स सेकंड के आने के बाद, मोनार्की सिस्टम के आपके स्टैब्लिश होने के बाद भी लोगों के अपने पॉलिटिकल व्यूज जो उस टाइम पे बन गए थे, वहाँ उसके बाद आपका जो है दो तरीके की पार्टीज भी इमर्ज हो जाती हैं आपके इंग्लैंड के अंदर रेस्टोरेशन टाइम पे। और ग्रोथ ऑफ अर्बन एंड कॉफ़ी हाउस कल्चर, तो कॉफ़ी हाउस कल्चर, अर्बन कल्चर स्टार्ट हो जाता है। कॉफ़ी हाउस कल्चर मतलब लोग, पॉलिटिकल लोग, फिलोसफर लोग, फिलोसफिकल लोग जो है एक साथ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, पैम्फलेट्स लिखते हैं, अपनी अपनी पार्टीज़ को जिसको सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर वर्क लिखते हैं। तो ये सारी जगह को डिस्कस करने के लिए अब एक जो है वो एरिया, कैफ़े टाइप का जो है वो एरिया भी अब क्या हो गया था, इंग्लैंड में क्रिएट होने स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कॉफ़ी हाउस कल्चर जो है, जहाँ पर एक प्लेस ऐसा जहाँ पर लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को एक साथ बैठकर, वो वाला जो एक कल्चर है ना, वो इसी एरा में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहीं भी जाते हैं कैफ़े, कहीं भी है पॉलिटिकल, अपने जो भी व्यूज़ हैं वहाँ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारा कल्चर इससे पहले नहीं था, पर इसके बाद इस एरा में कॉफ़ी हाउस कल्चर और अर्बनाइज़ेशन बहुत इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया था। तो मेजर हिस्टोरिकल इवेंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 1660 के अंदर आपका रिस्टोर कर लिया गया था आपके जो है वो इंग्लैंड में मोनार्की सिस्टम को, और इसके अलावा 1665 में जो है वो ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन होता है, 1666 में आपका फायर जो है वो ग्रेट फायर ऑफ लंदन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो गई थी लंदन के अंदर, ये दो मेजर इवेंट्स हुए थे। और पॉलिटिकल पार्टीज, विग पार्टी, टोरी पार्टी इमर्ज हो गई थी। ठीक है, और कॉफ़ी हाउस कल्चर। तो ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो हुए थे इस टाइम पे, जो न्यू थे। ठीक है, इससे पहले जो नहीं हुए थे। तो ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम बात करेंगे व्हाई इट इज़ कॉल्ड रेस्टोरेशन एज, इसको क्यों रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड रेस्टोरेशन एज बिकॉज द मोनार्की वॉज रीस्टोर आफ्टर द 11 ईयर्स ऑफ पुरिटन पावर। तो हमने देखा था कि कैसे जो है वो 1649 के टाइम पर आपका पुरिटन एज आता है, 1660 तक ये रहता है। तो इस टाइम पे मोनार्की सिस्टम को उन लोगों ने बैन कर दिया था ना, तो इसको रिस्टोर किया गया, इसीलिए इसको रेस्टोरेशन एज बोला जाता है। सिंपल है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे सिंपली, अब हम लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से अपने इस एज को पूरी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इससे पहले जब आपका लिटरेरी मूवमेंट चल रहा, लिटरेरी पीरियड चल रहा था आपका पुरिटन एज का, तो वहाँ पर लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे, अलग थे, सीरियस थे, और जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे आपके लिटरेचर के ऊपर। पर जैसे ही रिस्टोरेशन एज आता है, तो यहाँ पर लिटरेचर में फिर से चेंजेस आएंगे। ठीक है, रेस्टोरेशन एज के टाइम पे आपका वेट एंड सटायर का बहुत यूज़ किया जाएगा। ओके, जैसे कि हमने बताया ना कि उस टाइम पे स्ट्रिक्ट रूल हो गए थे, तो वेट, सटायर का इन सब का तो यूज़ कर ही नहीं सकते थे। जो राइटर्स थे वो बहुत मोरल और रिलीजियस वर्क लिखते थे। पर रेस्टोरेशन एज में फिर से जो है वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के ऊपर, कॉमेडी ऑफ मैनर के ऊपर लिखा जाएगा, विट का यूज़ किया जाएगा वर्क के अंदर, सटायर का यूज़ किया जाएगा, रियलिज्म का यूज़ किया
जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे इस टाइम के जो वर्क थे उसमें। तो विट और ह्यूमर का यूज़ किया जाता था, चाहे पोएम हो या चाहे आपके जो है वो कोई भी तरीके का वर्क हो, पोइट्री हो, प्रोज हो, वहाँ पे विट और सटायर का यूज़ किया जाता था। ठीक है, आप बहुत सारे वर्क हैं जो कि आप देख सकते हैं थॉमस शेडवेल पे कैसे जो आपके जॉन ड्राइडन है उन्होंने कैसे जो है वो सटायर और विट के थ्रू जो है पोएम लिखे हैं। रियलिज्म का यूज़ होता था इस टाइम के वर्क के अंदर। अर्बन एंड कोर्टली थीम्स हुआ करते थे, यानी राजा होते थे, अर्बनाइजेशन के बारे में बात होती थी। ठीक है, स्क्लेवरिज्म एंड मॉडरेशन पे बात होती थी। हीरोइक कपलेट्स में बहुत ज़्यादा वर्क लिखे जाते थे। हीरोइक कपलेट्स का यहाँ से ही यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा था, जो कि ड्राइडन के टाइम पे जो कि आपके चौसर के टाइम पे होता था। तो फिर से जो है वो जॉन ड्राइडन ने हीरोइक कपलेट को बहुत अपने पोएम के अंदर यूज़ किया। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर का फिर से स्टार्ट हो गया लिखना। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को यूज़ करने लगे लिटरेचर के अंदर, जो कि ब्रिटेन एज के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, जो हो रहा था आपके बेन जॉनसन के टाइम पे। ठीक है, तो बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में लिखते थे और फिर उसके बाद फिर से रेस्टोरेशन एज में लिटरेचर में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को यूज़ करने लगे लोग, हीरोइक कपलेट को यूज़ करने लगे लोग। ठीक है, थीम और आपका जो है वो विट और सटायर को यूज़ करने लगे। साइंटिफिक आउटलुक भी कहीं ना कहीं देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले जो है वो साइंटिफिक आउटलुक पे इतना ध्यान नहीं देते थे, पर इस एज में साइंटिफिक आउटलुक भी आपके लिटरेरी जो वर्क थे उसमें देखने को मिला। और एलिगेंस एंड पॉलिश जो है वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ किया जाता था। सिंपल नहीं, बहुत ज़्यादा एलिगेंस का यूज़ किया जाता था और पॉलिश्ड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था इस टाइम के वर्क में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर जॉन ड्राइडन का वर्क देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एलिगेंस एंड पॉलिश्ड वर्क में लिखते थे, बहुत सिंपल लैंग्वेज नहीं है जॉन ड्राइडन के पोएम्स की। तो ये सारा लिटरेरी जो है वो चेंज आया, जो कि पुरिटन एज से इस एज में डिफरेंट था लिटरेचर के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लिटरेरी मूवमेंट्स कौन-कौन से थे इस टाइम पे। तो लिटरेरी मूवमेंट्स ऑफ द रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 तक चला है। इसमें सबसे पहला जो है वो रेस्टोरेशन क्लासिज़्म है। ठीक है, सॉरी रेस्टोरेशन क्लासिज़्म है। तो यहाँ पे आपका डोमिनेंट मूवमेंट स्टार्ट होता है। लिटरेचर शुड फॉलो ऑर्डर, बैलेंस, रीज़न, डेकोरम एंड आपका क्लासिकल रूल्स इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोमन मॉडल्स। अब देखिए यहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि यहाँ पे रिलीजियस यहाँ पे बहुत फ्री थे लोग या बहुत ऐसा रोमांटिसिज्म जैसा तो नहीं देखने को मिलेगा ना। तो यहाँ पे भी कहीं न कहीं ऑर्डर को, बैलेंस को, रीज़न को, इन सबको वर्क में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख देंगे, फिक्शनल नहीं। उनका ऐसा मानना था कि एक वर्क या एक पोएम में ऑर्डर, बैलेंस, रीज़न, डेकोरम, क्लासिकल रूल्स होने चाहिए, जो कि ग्रीक और रोमन मॉडल्स पे कहीं न कहीं बेस्ड थे। तो आपको ये याद रखना है कि रेस्टोरेशन के जो लोग थे वो क्लासिज़्म को फ़ॉलो करते थे, यानी ग्रीक और रोमन जो लिटरेचर था ना उसको फ़ॉलो करते थे और उसके अकॉर्डिंग वर्क के अंदर ये भी जो है कहीं न कहीं ऑर्डर, बैलेंस, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे। आप विट, सटायर सब यूज़ कर सकते हैं, पर आपका वर्क जो है एकदम वैसा नहीं होना चाहिए कि एकदम ही फ्री होना चाहिए। उसमें ऑर्डर, बैलेंस, रीज़न होना चाहिए। यानी अगर उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है? तो ये याद रखना है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्लासिकल जो है वो इन्फ्लुएंस रेस्टोरेशन एज के वर्क में देखने को मिलेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते थे? ऐसे वर्क के जो ग्रीक, रोमन मॉडल पे, क्लासिकल मॉडल पे बेस्ड होते थे। तो आपका जो है वो रैशनैलिटी ओवर द इमोशन। ठीक है? तो रैशनल थॉट्स का, रैशनल जो है वो व्यूज़ का बहुत फ़ोकस किया जाता था इमोशंस के ऊपर। ठीक है? इमोशंस हो या ना हो, रैशनल थॉट्स होने चाहिए वर्क के अंदर। ठीक है? बैलेंस होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है? तो आपको देखने को मिलेगा कि इमोशंस का बहुत कम यूज़ करते थे, रैशनैलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। ओके? रेस्टोरेशन एज में हार्मनी एंड बैलेंस यूज़ किया जाता था, क्योंकि ग्रीक और रोमन मॉडल क्या है, इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड है। ठीक है, क्लैरिटी एंड एलिगेंस का बहुत वर्क में यूज़ किया जाता था। कॉमन अभी इसका ही इन्फ्लुएंस बनेगा ना जहाँ पे रोमांटिक एज स्टार्ट होगा, क्योंकि इतने सारे स्ट्रिक्ट रूल्स रहेंगे इतने दिनों तक, तो फिर रोमांटिक एज इमोशंस, नेचर, इमेजिनेशन की बात करेगा। तो आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों वो इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि इस टाइम पे ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी, जो कि था आपका रैशनल थॉट ओवर इमोशन, हार्मनी, बैलेंस का यूज़ किया जाता था, कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे। इसके अलावा आपका रिस्पेक्ट एंड क्लासिकल फॉर्म्स का यूज़ किया जाता था, रूल्स का। उसके अलावा फोकस ऑन ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर ह्यूमन नेचर पे बहुत फोकस किया गया। ठीक है, कि ह्यूमन नेचर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर मॉरल होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो रीजंस, ऑर्डर, सारी चीज़ों का थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। तो ह्यूमन नेचर की यहाँ पर बात की गई थी, वहाँ पर नेचर की, पर यहाँ ह्यूमन नेचर की। ठीक है, तो इस टाइम पे ह्यूमन नेचर और सोसाइटी पे बहुत फोकस किया गया। और मेजर इसके जो राइटर थे वो थे आपके जॉन ड्राइडन, जो इन सारे ही थीम्स पे कहीं ना कहीं वर्क लिखते थे। अब हम बात करेंगे दूसरा जो फॉर्म था लिटरेरी फॉर्म जिसमें लिखा जा रहा था इस एज में, वो था कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर का बहुत यूज़ किया जाएगा, यानी कि कॉमेडी का यूज़ तो करेंगे पर एक सेट ऑफ रूल के साथ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसे हंसी और मजाक बनाने के लिए कुछ भी लिख दें। कॉमेडी ऑफ मैनर मतलब एक मैनर के साथ कॉमेडी करना। टू जो है सटायर द मैनर्स, मोरल्स, आपका जो है आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल ऑफ द अपर क्लास सोसाइटी। तो कॉमेडी ऑफ मैनर का यूज़ किया जाता था, पर उसमें मोरल्स का, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल और अपर क्लास की जो सोसाइटी थी उसको अच्छे से जो है वो कॉमेडी करते टाइम भी जो है ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से कॉमेडी कर दिया, एक मोरल्स और आर्टिफिशियल स्टाइल के साथ जो है वो कॉमेडी का जो है वो वर्क में यूज़ किया जाता था। इसकी कैरेक्टरिस्टिक
करेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हो सकते थे, तो जैसे कि विट और सटायर का यूज़ करते थे, लव एंड मैरिज जैसे वर्क जो है वो इसमें लिखे जाते थे इस लिटरेरी स्टाइल में आपके। जैसे अगर कॉमेडी ऑफ मैनर का यूज़ किया जा रहा था तो विट या सटायर किया जाता था, या तो लव और मैरिज के ऊपर लिखा जाता था, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सोसाइटी की जो हिपोक्रेसी है उस पे सटायर किया जाता था कॉमेडी ऑफ मैनर के थ्रू। क्लेवर डायलॉग्स यूज़ किए जाते थे, फैशनेबल लंडन सोसाइटी को दिखाया जाता था कॉमेडी ऑफ मैनर में। मतलब सटायर विट करते थे इन सारी थीम्स पे, जहाँ पे आपको या तो लव या मैरिज पे सटायर करेंगे, कॉमेडी बनाएँगे उनका, या आपका जो है क्लेवर डायलॉग वगैरह का यूज़ करके आपका जो है वो कॉमेडी करेंगे, ठीक है? इसके अलावा जो भी सोसाइटी में जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सोसाइटी की जो भी हिपोक्रेसी है, उसको जो है वो कॉमेडी ऑफ मैनर के थ्रू, सटायर और विट के थ्रू आपके वर्क में दिखाते थे ये लोग। इस टाइम पे जो अब ऐसे राइटर कौन थे इस टाइम पे जो ये सारी चीज़ें लिख रहे थे या ऐसी चीज़ें दिखाते थे? तो वो थे आपके आप विलियम कॉन्क्लेव, इसके अलावा आपका जो है विलियम वाइक्लिफ, इसके अलावा आपके जॉर्ज एथगर, ठीक है? तो ये सारे लोग जो है वो कॉमेडी ऑफ मैनर का यूज़ करके अपने वर्क को इस टाइम पे लिख रहे थे। ओके, नाउ हम बात करेंगे हीरोइक ड्रामास की। तो हीरोइक ड्रामास भी इस टाइम पे लिखे जा रहे थे। ये एक अलग तरीके का फॉर्म था जो इस टाइम पे यूज़ किया गया था, हीरोइक ड्रामास टू पोर्ट्रे नोबल हीरोज़, ऑनर, लव, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एलिवेटेड स्टाइल। तो हीरोइक ड्रामा कैसा लिखते थे ये लोग, जहाँ पे पोर्ट्रे करते थे एक नोबल हीरो को, जिसके अंदर नोबल वो ऑनर होता था, लव होता था, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, एंड आपका एलिवेटेड स्टाइल का यूज़ करते थे उसको पोर्ट्रे करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते थे, एक हीरोइक कैरेक्टर होता था, ग्रैंड स्पीचेस देता था वो, ठीक है? राइम, हीरोइक कपलेट्स का यूज़ करता था, थीम ऑफ लव एंड वर्सेस ड्यूटीज़ का यूज़ करता था, ठीक है? तो यानी कि लव और ड्यूटी के बीच में जो है वो थीम होता था कि लव या ड्यूटी किसको चुनना है, ऐसे टाइप की हीरोइक ड्रामास जो है वो लिखे जाते थे। तो आपने देखा कि इस टाइम पे हर एक फॉर्म का यूज़ हो रहा है, पर उसमें रीज़न, ऑर्डर, बैलेंस, डेकोरम जो कि क्लासिकल रूल्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है। बिल्कुल फ्री कुछ भी नहीं है, बट पुरिटन एज जैसा भी नहीं है, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे इसके भी मेजर आपके जॉन ड्राइडन हैं जो बहुत ऐसे वर्क उन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है? ऐसे थीम उन्होंने यूज़ किए हुए हैं अपने पोएम में। लिटरेरी मूवमेंट्स कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है आपका डोमिनेंट मूवमेंट जो कि आपका रेस्टोरेशन क्लासिज़्म पे बेस्ड होता था, जिसमें डेकोरम, ऑर्डर, है ना, बैलेंस का यूज़ किया जाता था ऐसे वर्क में। आपका ड्रामेटिक मूवमेंट था जो कि आपका था कॉमेडी ऑफ मैनर, जहाँ पे सोसाइटी की हिपोक्रेसी को विट और ह्यूमर के थ्रू, मोरल्स और सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आर्टिफिशियल लैंग्वेज के थ्रू दिखाया जाता था, ठीक है? आपका पॉपुलर ड्रामेटिक फॉर्म कौन-सा था? यानी जो ड्रामास लिखे जा रहे थे ज़्यादातर किस टाइप के ड्रामास थे? तो हीरोइक ड्रामास थे, जहाँ पर एक नोबल हीरो को दिखाया जाता था, थीम लव के बीच में जो है वो किसको चुनेगा, ऐसे टाइप की जो है वो ऐसे उसको पोर्ट्रे किया जाता था। तो हीरोइक ड्रामास इस टाइम पे लिखे जा रहे थे, आपको ये याद रखना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी-कभी कि हीरोइक ड्रामास किस टाइम पे बहुत फेमस है, तो रेस्टोरेशन टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा हीरो दिखाया जाता था जो कि एक नोबल पर्सन है, जो कि लव, ड्यूटी हर चीज़ को बैलेंस कर रहा है, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, डेकोरम को मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है? तो ऐसे टाइप के कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया जाता था हीरोइक ड्रामास के थ्रू, ओके? तो ये एक बहुत फेमस एक तरीके से फॉर्म था जो ड्रामा में यूज़ किया जाता था, यानी जो इस टाइम के ड्रामा थे उसमें हीरोइक ड्रामास का यूज़ किया जाता था, ठीक? अब बात करते हैं डोमिनेंट लिटरेरी स्पिरिट का। तो सटायर का और विट का बहुत यूज़ किया गया है, ये बहुत अच्छे से याद रखना कि जो है इस टाइम पे आपका सटायर और विट का यूज़ किया जाता था वर्क को लिखने के लिए, किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए सटायर ज़्यादा यूज़ करते थे, यानी तंग कसते थे। अगर पॉलिटिकल व्यूज़ भी देने हैं तो उसमें जो है वो सीधा बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत ज़्यादा ऐसा हार्श लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते थे, सटायर करके जो है वो आपका दिखाते थे वर्क में, जिससे सामने वाले के व्यूज़ को जो है वो लोग क्या करते थे, डोमिनेट करते थे। यानी कि याद रखना है कि ऐसे ऐसे टाइप के वर्क लिखते थे जिसमें ज़्यादातर तंग कसे जाते थे, सटायर किया जाता था। ओके, अब बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, जिसकी वजह से एक फाउंडेशन बनता है नेक्स्ट जनरेशन का, जो है नियो क्लासिकल्स, यानी जो है नियो क्लासिकल्स, यानी क्लासिकल्स को ही फॉलो करेंगे, क्लासिज़्म को ही फॉलो करेंगे, बट वो नियो क्लासिकल कहलाएँगे, क्योंकि वो वेट, ह्यूमर और बहुत सारे अदर चीज़ों को भी लिटरेचर के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है? जो कि क्लासिज़्म के एक तरीके से आइडियाज़ पे होगा, ठीक है? रोमन एंड ग्रीक के आइडियाज़ पे होगा लिटरेचर पे, ठीक? तो ये आपको याद रखना है कि ये जनरेशन ही जो है वो फाउंडेशन बनेगी नेक्स्ट जनरेशन की। अब हम बात करेंगे कि इस एज में कैसे टाइप के जो है वो लैंग्वेज का या थीम का जो है वो यूज़ किया जाता था। तो सबसे पहले याद रखना है कि हमने पहले देखा बहुत ज़्यादा एलिगेंट, पॉलिश्ड जो है वो लैंग्वेज होती थी, बैलेंस्ड होती थी, बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं होते थे ये लोग, पर सटायर का यूज़ करते थे। ठीक है? उसके अलावा जो है वो कन्वर्सेशनल होती थी, यानी बातचीत, डायलॉग यूज़ करते थे, ठीक है? अगर कोई पोएम दिखा रहे हैं, जैसे कि आपका जॉन ड्राइडन की बहुत सारी पोएम हैं, जो कि जो है वो क्या है, कन्वर्सेशनल वे में लिखी गई हैं, ठीक है? जिसमें बहुत पॉलिश्ड और बैलेंस्ड जो है वो क्रिटिसिज़्म, सटायर किया गया है। एलिगेंट जो है और बहुत ज़्यादा अच्छे शब्दों का यूज़ किया गया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऐसे हार्श भी नहीं है, एलिगेंट शब्दों का यूज़, सटायरिकल होता था, बहुत ज़्यादा सटायर किए जाते थे, रैशनल होता था, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अच्छा, मेजर थीम्स क्या होते थे इस टाइम के लिटरेचर के अंदर? तो विट होता था, सटायर होता था, लव होता था या मैरिज के ऊपर वर्क लिखते थे, या कोर्ट लाइफ जो होता था उसके ऊपर,
या फिर आपका हीरोइक ड्रामाज यानी किसी हीरो के ऊपर कोई बढ़िया सा ड्रामा लिख रहे हैं जिसमें वो बहुत नोबल, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स उसमें दिखाए जा रहे हैं, सटायर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी पे सटायर करते थे, खास करके ह्यूमन नेचर पे बहुत फोकस करते थे ये और न्यू क्लासिकल्स दोनों का था कि ह्यूमन नेचर के ऊपर ये लोग क्या करेंगे, वर्क लिखेंगे और रीजन को फॉलो करते थे, ऑर्डर और डेकोरम को फॉलो करते थे। तो ये मेजर थीम्स होते थे और इनका लैंग्वेज और स्टाइल आपका बहुत पॉलिश्ड और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होता था। तो आपको ये याद रखना है कि किस टाइप के लैंग्वेज का ये लोग यूज़ करते थे आपके रेस्टोरेशन एज वाले, ठीक है। अब हमने पहले ही डिस्कस किया लिटरेरी मूवमेंट कौन कौन से थे। तो रेस्टोरेशन क्लासिज्म था, यानी आपका रेस्टोरेशन क्लासिज्म का मतलब क्या हो गया, यानी क्लासिकल रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर को ये लोग फॉलो करते थे और उसमें जो है ऑर्डर, बैलेंस एंड डेकोरम होना चाहिए। आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स का यूज़ करते थे, तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स का यूज़ करना होता है कि सटायर करना पर फैशनेबल सोसाइटी पे और अच्छे एलिगेंट वर्ड्स का यूज़ करना, ठीक है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स का यूज़ करते थे लोग। हीरोइक ड्रामाज ये लोग यूज़ करते थे, यहाँ पे लोग जो है वो राइम कपलेट का यूज़ करते थे अपने हीरोइक ड्रामाज को लिखने के लिए। सटायरिकल लिटरेचर बहुत लिखते थे, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल एंड सोशल चीज़ों पे क्रिटिसिज्म करते थे। सटायरिकल लिटरेचर लिखते थे जिसमें लोग सोशल और पॉलिटिकल जो टॉपिक्स होते थे उनको कवर करते थे और सटायरिकल जो है वो चीज़ें उसके बारे में बोल पाते थे इस थीम के, इस मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। आपका अर्ली न्यू क्लासिकल्स जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस इन लोगों ने किया है न्यू क्लासिकल्स को, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिटरेचर बिलीफ एंड पोजीशन, ठीक है। तो लिटरेचर का क्या बिलीव, क्या पोजीशन था इस टाइम पे, यानी लिटरेचर का क्या एस्पेक्ट था इस टाइम पे, क्या उसका क्या पोजीशन था। तो अगर हम बात करें कि बिलीव्स के बारे में, तो लिटरेचर शुड बी डिलाइट एंड इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो आपका जो लिटरेचर होना चाहिए था उसको वो डिलाइट भी करे और जो है इंस्ट्रक्ट भी करे, यानी ऐसा नहीं है कि आपका लिटरेचर ऐसा लिख दे जो कि बिल्कुल ही फिक्शनल हो, जिसमें कोई भी जो है वो मीनिंग निकलता ही ना हो। तो इस एज के जो लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव या बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा ये नहीं था कि कुछ भी लिख दोगे और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। रेस्टोरेशन एज का जो लिटरेचर था उसका ये मानना था कि जो लिटरेचर में वर्क है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें जो डिलाइट करे, यानी अगर लोग उसे पढ़ें तो उनको प्लेजर मिले, उनको खुशी मिले, बट साथ में कुछ ना कुछ वो सिखा रहा हो, इंस्ट्रक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो ये याद रखना कि इस टाइम के लिटरेचर में दो अगर चीज़ें नहीं हैं तो वो उसको अच्छा लिटरेचर नहीं मानते थे। पहला डिलाइट और इंस्ट्रक्ट, यानी आपको वो खुशी दे, आपको वो अच्छा फील कराए, पर साथ में आपको कोई नॉलेज भी दे रहा हो, तो ही वो लोग अच्छा लिटरेचर रेस्टोरेशन के एज वाले लोग मानते थे। तो इस एज का ये बहुत फेमस एक तरीके से आपको याद रखना है कि लिटरेचर में आपका दो चीज़ें होनी ही चाहिए वर्क में, एक कि वो डिलाइटफुल होना चाहिए और दूसरा उसमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन, कोई ना कोई नॉलेज होना चाहिए। ह्यूमन नेचर कैन बी करेक्टेड थ्रू विट एंड सटायर। अब इस टाइम के लोग जो है वो ह्यूमन नेचर को कैसे करेक्ट करते थे, यानी किसी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर या मैरिज, लव के ऊपर क्या करते थे, सटायर करते थे। सटायर और विट के थ्रू क्या करते थे, ह्यूमन नेचर को करेक्ट करने की कोशिश करते थे। रीज़न शुड बी गाइड लाइफ, ठीक है। रीज़न होना चाहिए, वर्क है अगर तो उसमें एक रीज़न होना चाहिए जिससे जो है लाइफ जो है वो गाइड हो सके, यानी कि अगर कोई वर्क आप पढ़ रहे हैं तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए ताकि आपकी लाइफ को कोई एक गाइडेंस मिले। तो ऐसा टाइप का वर्क होना चाहिए, ठीक है, यानी नॉलेज होना चाहिए किसी वर्क में। तो इनका ना रोमांटिक, अगर आप रोमांटिक से देखेंगे तब आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि भाई इनका क्या है, सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और बहुत ज़्यादा ऐसा डेकोरेटिव है, एलिगेंट है। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि भाई हमें ह्यूमन नेचर को सही करना है पर बहुत ज़्यादा हार्श भी चीज़ें नहीं करनी है, इमेजिनेटिव नहीं होना है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ भी इमेजिनेशन के थ्रू जो आ रहा है मन में वो लिख दिया, नहीं। वर्क ऐसा हो जो सिर्फ सिर्फ डिलाइट ना करे, प्लेजर ना दे, इंस्ट्रक्ट भी करे, नॉलेज भी दे। तो इनका ऐसा मानना है और यही सारी चीज़ें बाद में रोमांटिक एज वाले क्या करेंगे, इनके एकदम अपोजिट लिखेंगे और इनके जो है एक तरीके से इनके बिहाफ पे उनका ये रहेगा कि भाई न्यू क्लासिकल्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स को लेकर। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि लिटरेचर इनका कैसा होगा कि इसके बाद रोमांटिक एज स्टार्ट होगा न्यू क्लासिकल के बाद, ठीक है। तो इनका ऐसा था कि रीज़न होना चाहिए, कोई कोई वर्क है तो उसमें रीज़न होना चाहिए जो लाइफ को गाइड करे। लिटरेचर रिफ्लेक्ट सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर, लिटरेचर को कैसे है भाई, लिटरेचर है अगर तो वो रिफ्लेक्ट करे और सोशल बिहेवियर को चेंज करे। अगर कोई लिटरेचर आप लिख रहे हैं तो उससे किसी का, अगर किसी के ऊपर लिख रहे हैं तो उससे विद सटायर ऐसा करो कि भाई ह्यूमन नेचर चेंज हो, सोशल बिहेवियर चेंज हो, ठीक है, रिफ्लेक्ट करे सोसाइटी। इसका पोजीशन क्या था, एंटरटेनमेंट आपका जो है वो रिटर्न एज अ मेजर पर्पस, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट को जो है वो आपका रिटर्न करवाया गया लिटरेचर के थ्रू, क्योंकि भाई एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है। ड्रामा रिगेंड हुआ, ठीक है। इसके अलावा लिटरेचर बिकम क्लोजली लिंक्ड टू कोर्ट कल्चर, कॉफी हाउसेज एंड पॉलिटिकल पब्लिक डिबेट्स। तो ये सारी चीज़ों से भी लिटरेचर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था इस टाइम पे। अब हम मेजर जो है राइटर्स की बात करेंगे, तो आपके जॉन ड्राइडन जो कि मेजर राइटर हैं आपके रेस्टोरेशन एज के, इसीलिए रेस्टोरेशन एज को बहुत बार रेफर किया जाता है एज ऑफ ड्राइडन के तरीके से भी, ठीक है। तो ये याद रखना है कि रेस्टोरेशन को ही एज ऑफ ड्राइडन बोला जाता है, रेफर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि ये मेजर राइटर थे और इनको फादर ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा गया है। जो कहा किसने है, सैमुअल जॉनसन ने कहा है, जो कि इसके बाद आने वाले हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी में और आपका कह सकते हैं न्यू क्लासिकल्स में, ठीक है। तो उन्होंने ही इनको ये टैग दिया है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। ये क्यों दिया है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पहला अपना
क्रिटिसिज्म वर्क लिखा था जो कि था एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री, ठीक है। तो आपका ये वर्क जो था ये एक क्रिटिसिज्म वाला वर्क था जो कि जॉन राइटर ने लिखा था और जो बहुत फेमस हुआ था। तो ये सबसे पहला लाइक मतलब अगर मॉडर्न एरा देखें इंग्लिश लिटरेचर का तो ये पहला क्रिटिसिज्म वर्क था जो बहुत फेमस था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ क्रिटिसिज्म आपके सैमुअल जॉनसन ने कहा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने वर्क लिखे हैं, आप सबको पता ही होगा, मैक्स लिखा हुआ है, ऑल फॉर लव लिखा हुआ है एंड बहुत सारे वर्क लिखे हैं। मैं आपको सिर्फ एक बता रही हूँ कि इस एज में कौन कौन से राइटर्स को आपको पढ़ के जाना है, तो आपको इनको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। ये राइटर्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे मिल रहा है, एज का पूरा डिटेल मिल रहा है। अब राइटर्स को आपको अलग से अच्छे से देखना है कि राइटर्स के सारे वर्क आप कवर करें, ठीक है। तो जॉन राइडन मेन राइटर हैं। अब बात करते हैं विलियम कॉनक्लेव की, तो वो बहुत फेमस हैं। द वे ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने लिखा हुआ है जो कि एक कॉमेडी आपका प्ले है इनका, बहुत अच्छा और बहुत फेमस प्ले है, वो आपको पढ़ के जाना है, मेजर है। एंड मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर, तो मास्टर कहे जाते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर के, और द वे ऑफ द वर्ल्ड इनका बहुत ही फेमस जो है वो प्ले है, ठीक है, जो कॉमेडी ऑफ मैनर पे इन्होंने रेस्टोरेशन एज में लिखा हुआ है। जॉन बनियन के जो है वो द पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है वो इस टाइम पे भी उसके कुछ जो है वो पार्ट्स जो है वो यहाँ पे रिलीज हुए थे, सॉरी हाँ पब्लिश किए गए थे, सॉरी, तो इसलिए ये बहुत फेमस है। इसके अलावा जो है वो आपके सैमुअल पेप्स हैं जिन्होंने डायरी के लिए जो बहुत फेमस है, जिन्होंने 2 मेजर जो इवेंट्स हुए थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही हिस्टोरिकल इवेंट्स में बताए थे, द ग्रेट प्लेग ऑफ लंडन और द ग्रेट फायर ऑफ लंडन, उसका कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी तरीके से जो है वो जर्नल में अपने जो है पूरा अपनी डायरी में जो है पूरी तरीके से उसके इवेंट्स को डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है ये डायरी, क्योंकि इस डायरी के थ्रू ही हमको पता चलता है कि उस टाइम पे एक बहुत बड़ा इवेंट जो कि था ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन और द ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुआ था, वो इनकी डायरी के सोर्सेज से ही डिटेल में पता चलता है हमको, ठीक है। यानी इवेंट के बारे में तो कहीं ना कहीं मेंशन है, पर डिटेल में उस टाइम पे हुआ क्या था वो इन्होंने लिखा था, अपनी डायरी के अंदर डॉक्यूमेंट किया था। ये उसी टाइम के जो है वो राइटर हैं, पोइट हैं, तो इन्होंने अपनी पूरी डायरी को मेंटेन किया था और इन दोनों इवेंट्स का इन्होंने अच्छे से डिटेल में उसमें बताया हुआ है कि क्या हुआ था उस टाइम पे इंग्लैंड में। तो इसलिए ये मेजर जो है वो डायरी और जो है वो जर्नल है इनका, जो कि आपका सैमुअल पेप्स ने लिखा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सैमुअल पेप्स जो है वो डायरी के लिए फेमस है रेस्टोरेशन एज में, जहाँ पर कौन से 2 इवेंट्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है अपनी डायरी में, डॉक्यूमेंट किया है, वो है द ग्रेट प्लेग ऑफ लंडन और द ग्रेट फायर ऑफ लंडन, ठीक है। तो ये 2 पूछा जाता है कभी कभी कि कौन से 2 मेजर इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं मेजर चेंजेस इन थिएटर में क्या क्या चेंजेस हुए। हमने देखा ना कि पुरिटन एज के टाइम पे पूरी तरीके से बंद हो गया था, तो जब पुरिटन एज के टाइम पे पूरी तरीके से बंद हो गया, तो जब रेस्टोरेशन के एज में जब रीस्टोर हुआ तो क्या पहले जैसा ही था या कुछ चेंजेस हुए थे। तो अगर हम बात करें बिफोर की, तो पब्लिक थिएटर जो है वो बंद हो गया था, एक्टिंग जो है वो बैन हो गई थी पूरी तरीके से पुरिटन एज के टाइम पे, और प्ले जो है कंसिडर किया जाता था आपका इमोरल, एंटरटेनमेंट को ही इमोरल माना जाता था। तो ये हो गया। इसके अलावा रिलीजियस एंड पॉलिटिकल राइटिंग ज़्यादा जो है लिखे जा रहे थे, ड्रामा को रिप्लेस कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर रेस्टोरेशन, ठीक है। तो रेस्टोरेशन जब आया तो क्या हुआ, तो थिएटर को फिर से 1660 के टाइम पे किंग चार्ल्स सेकंड ने ओपन करवा दिया। वुमेन वर अलाउड टू परफॉर्म ऑन द इंग्लिश स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम, रिप्लेसिंग द अर्लियर प्रैक्टिस फॉर बॉयज प्लेइंग फीमेल रोल्स। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि वुमेन्स को अलाउ कर दिया गया था, यानी इससे पहले शेक्सपियर के टाइम पे जो ड्रामाज लिखे जाते थे या फिर आपका एलिजाबेथ टाइम पे जो ड्रामाज लिखे जाते थे, वहाँ पे वुमेन्स नहीं अलाउ थी कि वो स्टेज पे जाके फीमेल का रोल करें, बॉयज करते थे फीमेल का रोल। पर इस एज में जब थिएटर को फिर से रीओपन किया गया 1660 के टाइम पे, तो वुमेन्स को क्या किया गया, अलाउ कर दिया गया कि वो फीमेल का रोल करेंगी रेदर देन जो मेल करते थे उनका रोल या बॉयज, ठीक है। तो इस टाइम पे फीमेल जो है वो अलाउ हो गई थी स्टेज पे फीमेल का रोल करने के लिए ड्रामास में, एंड ठीक है, हो गया, समझ आ गया आपको। अब हम बात करें, ओके, तो समझ आ गया आपको कि यहाँ पर फीमेल अलाउ कर दी गई थी। दूसरा है कि कॉमेडी ऑफ मैनर बिकम द मोस्ट पॉपुलर ड्रामेटिक फॉर्म। कॉमेडी ऑफ मैनर का प्लेज में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करने लगे थे, और हीरोइक कपलेट्स का, हीरोइक ड्रामास का भी, सॉरी, ठीक है। तो हीरोइक कपलेट्स, हीरोइक ड्रामा, कॉमेडी ऑफ मैनर का जो इस टाइम का वर्क है, प्ले है, उसमें बहुत यूज़ हो रहा था। तो आपको ये याद रखना है कि कॉमेडी ऑफ मैनर, हीरोइक ड्रामास, हीरोइक कपलेट्स फिर से कहाँ स्टार्ट हुए लिखना, या फिर से इस टाइप के वर्क किस एरा में स्टार्ट हुए, तो रेस्टोरेशन एज में, ठीक है। और वुमेन्स कब अलाउ हुई स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए फीमेल रोल्स को, तो जब रीओपन हुआ आपका 1660 में, तब से, ठीक है। इससे पहले शेक्सपियर के टाइम पे मेल्स या बॉयज करते थे फीमेल्स का रोल, ठीक है। प्ले रिफ्लेक्ट कोर्ट लाइफ, सोशल मैनर्स, विट एंड रोमांटिक रिलेशनशिप। जो आपका प्ले था वो रिफ्लेक्ट करता था किस चीज़ को, कोर्ट, जो कोर्ट की लाइफ होती थी, यानी रॉयल लाइफ होती थी, सोशल जो भी मैनर्स होने चाहिए, विट, रोमांस एंड आपके रिलेशनशिप को, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आपके डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ किए जाते थे, हमने अभी ही डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो हमने देखा कॉमेडी ऑफ मैनर का बहुत यूज़ किया गया। इसके अलावा सटायर का बहुत यूज़ किया जाता था, पॉलिटिकल वर्क को या सोशल जो है वो चेंजेस को, ह्यूमन चेंजेस को दिखाने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने के लिए सटायर का यूज़ करते थे ये लोग अपने वर्क में, सटायर करते थे सामने वाले पर्सन पे या सोसाइटी पे या पॉलिटिकल व्यूज़ पे। तो ये बहुत फेमस एक डिवाइस था इस टाइम के वर्क का। आयरनी का यूज़ करते थे, ठीक है। हीरोइक कपलेट्स का यूज़ करते थे, जो स्पेशली जो है आपके
ड्राइडन करते थे। इसके अलावा हीरोइक ड्रामास का भी ड्राइडन ही माने जाते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। आपका विट का यूज़ करते थे, सटायर का यूज़ करते थे, एपिग्राम का यूज़ करते थे, जहाँ पे शॉर्ट पॉलिश्ड विटी एक्सप्रेशन के लाइन्स लिखी जाती थी और उससे जो है वो सटायर किया जाता था। यानी शॉर्ट होता था 2-3 लाइन्स का और उससे जो है वो पूरी तरीके से उसमें सारा अपना जो भी एक थॉट था वो राइटर जो है, पोएट जो है वो लिख देता था। यानी 2 लाइन्स का बहुत छोटा-सा होता था, पर उसमें जो है वो ऐसे विट और ऐसे एक्सप्रेशंस का यूज़ किया जाता था जिससे सामने वाले को से टंग कसा जाता था उससे। और इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस कौन है? अलेक्जेंडर पोप हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप जो है वो एकदम शॉर्ट और हीरोइक कपलेट लाइन्स का यूज़ करते थे और बहुत ही विटी लाइन्स होती थी उनकी। तो एपिग्राम भी ऐसा ही एक शॉर्ट पॉलिश्ड जो है वो लाइन होता है और हीरोइक कपलेट क्या होता है? जो 2 लाइन्स में होता है, ठीक है? अब बात करते हैं एल्यूज़न का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, ठीक? तो ये याद रखना है इस टाइम के वर्क में। हाउ रेस्टोरेशन एज एंडेड, कैसे रेस्टोरेशन एज एंड हुआ? हमने देखा कि कैसे स्टार्ट हुआ रेस्टोरेशन एज, बट अब हम देखेंगे कि कैसे ये एज एंड हुआ और अब जो है वो न्यू क्लासिकल एज जो है स्टार्ट होगा, जो हमारा नेक्स्ट एज है। नाउ वी डिस्कस कि कैसे जो है रेस्टोरेशन एज एंड हुआ, कैसे रेस्टोरेशन एज एंड हुआ, क्या क्या इवेंट्स मेजर बने जिसकी वजह से रेस्टोरेशन एज एंड हुआ और न्यू क्लासिकल एज जो है स्टार्ट हुआ। इस वीडियो में हम अब जो है एंड पे आ गए हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एंड हुआ आपका रेस्टोरेशन एज। तो सबसे पहला जो है वो है द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की का जो आइडिया था वो एंड हो गया। 1688 में ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ। ओके, अब आपको ये याद रखना है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या था ऐसा जिसकी वजह से एब्सोल्यूट मोनार्की का जो आइडिया था वो जो है वो वीक हो गया, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मोनार्की सिस्टम होनी चाहिए, सिर्फ किंग का राज या एब्सोल्यूट किंग की जो है वो पावर्स को अब जो है इंग्लैंड नहीं चाहता था। यानी एक राजा और राजा ही की सारी चीज़ें हों, सारी बातें हों, ऐसा नहीं चाहता था। जो इंग्लैंड था वो अब चाहता था कि भाई जो व्हिग और टोरी पार्टीज़, इतनी सारी पार्टीज़ हमने देखी ना इमर्ज हो गई थी, तो अब उनका ये मानना था कि एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मोनार्की होनी चाहिए। यानी कि ऐसी मोनार्की जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी हो, एक गवर्नमेंट भी हो, पार्लियामेंट भी हो और साथ में जो है आपका किंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, ठीक है? तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन यही एक चीज़ था जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की को पूरी तरीके से खत्म करने की बात हुई। और द बिल ऑफ राइट्स, ठीक है? द बिल ऑफ राइट्स आया जो कि 1689 में आया, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर, जहाँ पर क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, ठीक है? इंडिविजुअल जो भी राइट्स हैं, जो भी पावर है वो भी होंगी, पार्लियामेंट भी होगा, गवर्नमेंट भी होगी, साथ में मोनार्की सिस्टम होगी, ठीक है? तो ये एक बिल आया जिसकी वजह से रेस्टोरेशन एज जो है वो एंड हुआ। बाय 1700 लिटरेचर इंक्रीजिंग emphasize reason, order and classical ideas leading into the Augustan और neoclassical age। ठीक है, अब इसके बाद 1700 आते आते जो चीज़ें डेकोरम, बैलेंस, ये सारी चीज़ों से पूरी तरीके से हटता गया और साइंस और इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे लोग, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई इंग्लैंड के अंदर, और उसके अलावा रीजन, ऑर्डर और जो है क्लासिकल आइडियाज़ पे बहुत फोकस हुआ लोगों का इस 1700 के एंड में। तो न्यू क्लासिकल ऑगस्टियन एज स्टार्ट हो गया, ठीक है? यहाँ पर अब दो चीज़ें आई हैं। सबसे पहला, एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो गई, मोनार्की सिस्टम अब है कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम आएगी जहाँ गवर्नमेंट भी होगी और राजा भी होगा, और साथ ही में अभी जो है इन्फ्लुएंस और बढ़ जाएगा जहाँ पे रीजन, ऑर्डर, साइंस पे फोकस किया जाएगा और ऑगस्टियन एज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारे रीजन बने जिसकी वजह से आपका रेस्टोरेशन एज एंड हो गया। न्यू क्लासिकल के एस्पेक्ट्स को, सारे राइटर्स को और उसमें जितने भी डिविजन्स हैं सबको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को। न्यू क्लासिकल एज में सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यू क्लासिकल एज जो है वो डिवीजन्स हैं उसके, तो हम उसको डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि रेस्टोरेशन एज जो हमने पढ़ा था, एज ऑफ ड्राइडन भी जिसको कहते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। ओके, तो रेस्टोरेशन एज में हमने देखा था कि कैसे जो है वो किंग चार्ल्स जो है वो एग्जीक्यूट करने के बाद पुरिटन एज आता है। इसके बाद आपके जो है पुरिटन एज के एंड होने के बाद अब के बाद जो है आपके चार्ल्स सेकंड आते हैं, जो कि चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे, ठीक है? और वो रीस्टोर कर लेते हैं मोनार्की सिस्टम को इंग्लैंड के अंदर और फिर आपका रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होता है। और वहीं पर आपके जो है वो थिएटर रीओपन हो जाते हैं, बहुत सारे जो ड्रामास के फॉर्म हैं वो आ जाते हैं, जैसे हीरोइक कपलेट हो गया, आपका हीरोइक ड्रामास हो गए। इसके अलावा कॉमेडी ऑफ मैनर में लोग लिखने लगते हैं, जहाँ पर आपके क्लासिकल्स को भी वो फॉलो करते हैं जो कि रोमन और ग्रीक के हैं। इसके अलावा बहुत सारे अदर जो है एस्पेक्ट्स हैं जो हमने सब कुछ कवर किया था। इसके अलावा एंड कैसे होता है रेस्टोरेशन एज का, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे ही हम कनेक्ट करेंगे अपने इस एज को जो है न्यू क्लासिकल का। तो आपने पिछली वीडियो में देखा था हमने कि कैसे जो है वो न्यू क्लासिकल एज जो है वो स्टार्ट होता है। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है, सबसे पहला जो मेजर इवेंट है वो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाला इवेंट, ठीक है? जहाँ पर क्या होता है कि एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में जो है बात होती है और कहा जाता है कि इसको जो है वो बैन कर देना चाहिए एब्सोल्यूट मोनार्की को। इसके अलावा एक बिल आता है द बिल ऑफ राइट, जहाँ पर बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट होना चाहिए, साथ में मोनार्की होनी चाहिए, ओके? फिर तीसरा जो मेजर इवेंट बनता है वो ये होता है कि 1700 के आते-आते क्लासिकल्स को बहुत ज़्यादा जो है वो राइटर्स फॉलो करने लगते हैं, यानी कि ऑर्डर, रीज़न और मोरल्स को, ठीक है?
तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है ऑगस्टियन एज को और नियो क्लासिकल एज को, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको एक पूरा रिकैप दिया है कैसे आपको कनेक्ट करना है कि कैसे आपका ग्लोरियस रेवोल्यूशन और द बिल ऑफ राइट और उसके बाद जो क्लासिकल्स का इन्फ्लुएंस था वो इतना ज़्यादा आपके जो है वो बढ़ जाता है कि इस एज को हम डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, जो है आपका नियो क्लासिकल एज। ठीक है, जहाँ क्लासिकल्स को फॉलो किया जाएगा, रोमन एंड ग्रीक के लिटरेचर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उसी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होगा हमारा ऑगस्टियन एज, जो कि 1700 से 1745 तक रहता है, जिसको हम लोग एज ऑफ पोप भी कहते हैं, यानी इस टाइम पे अलेक्जेंडर पोप लिख रहे थे। ठीक है, इसके अलावा एज ऑफ सेंसिबिलिटी आती है, जहाँ पर हम देखेंगे कि 1745 से लेके 1798 तक आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी रहेगी, जिसको हम लोग एज ऑफ जॉनसन या सैमुअल जॉनसन भी कहते हैं, जहाँ पर सैमुअल जॉनसन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, कैसे वो क्रिटिसिज्म को शेप करेंगे, कैसे वो जो है वो अदर टाइप के जो है वो पोएम्स लिखेंगे। एंड फिर इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा प्री रोमांटिक एरा, यानी कि उसमें आएगा ट्रांजिशनल पोएट, जो हम पिछली आपकी जो आने वाली रोमांटिक वाली वीडियो है उसमें आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद वाली वीडियो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो नियो क्लासिकल एज है ये कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला ऑगस्टियन एज, जहाँ पे आपका हम देखेंगे एज ऑफ पोप को, कैसे आपका जो है वो अलेक्जेंडर पोप लिख रहे थे। इसके अलावा फिर बात करेंगे सैमुअल जॉनसन के बारे में, जिसमें एज ऑफ सेंसिबिलिटी आती है। ठीक है, तो आपको टाइम ड्यूरेशन याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि एज ऑफ ऑगस्टियन एज या एज ऑफ पोप कब से कब तक है और एज ऑफ सेंसिबिलिटी कब से कब तक है। अच्छा, ये दोनों पार्ट हैं आपके नियो क्लासिकल एज के ही। ठीक है, पर इनका डिवीजन है। जहाँ पर आपके पोप लिख रहे थे तो उनको जो है वो एज ऑफ पोप और ऑगस्टियन एज बोला गया है, और जहाँ पर आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा सैमुअल जॉनसन का था तो उसको जो है वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोला गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम जो है वो इन सारे एजेस को, क्या क्या इसका थीम है और क्या क्या इसकी हिस्ट्री रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोर बिलीफ क्या था नियो क्लासिकल्स का। डिवीजन तो ठीक है, वो तो राइटर्स पे डिपेंड करता है ना कि कौन सा राइटर लिख रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग उस ड्यूरेशन को जो है डिवीजन में बांट दिया गया। पर नियो क्लासिकल्स का क्या जो है वो कोर बिलीफ था, ठीक है, तो वो हम समझेंगे। रीजन इज सुपीरियर टू इमोशन, यानी रीजंस को बहुत ज़्यादा सुपीरियर पोजीशन दिया गया था इमोशंस के बेसिस पे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इमोशंस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था इस टाइम पे, नियो क्लासिकल्स के टाइम पे रीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता था। रीजन है, ऑर्डर है, रूल्स है, क्योंकि क्लासिकल्स का यही मानना था कि रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वर्क के अंदर, तो इसीलिए नियो क्लासिकल एज भी जो है इसी चीज़ को फॉलो करता था। नियो क्लासिकल्स के जो राइटर्स हैं, जैसे कि आपके पोप हो गए या फिर आपके सैमुअल जॉनसन हो गए, तो आप देखेंगे कि उनके वर्क में रीजंस देखने को जरूर मिलेगा आपको, यानी नॉलेज, वो इसी चीज़ पे फोकस करते थे। विट या सटायर में भी होगा तो भी आपका जो है वो ह्यूमन नेचर को ही करेक्ट करने के लिए, उसके बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए होगा। तो कोर बिलीव नियो क्लासिकल्स का क्या है भाई, कि आपका रीजन होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए वर्क के अंदर। इमोशंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, मेन था, सुपीरियर था रीजन। लिटरेचर शुड बी डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपका लिटरेचर जो है वो नॉलेज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी लिटरेचर के अंदर डिलाइटफुलनेस होनी चाहिए, यानी डिलाइट करना चाहिए, प्लेजर देना चाहिए कोई भी लिटरेचर का वर्क है तो, पर उसमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए, यानी नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिलाइट एंड नॉलेज पे बहुत फोकस करते थे, इंस्ट्रक्शन पे बहुत फॉलो करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये ग्रीक और रोमन क्लासिकल मॉडल्स को फॉलो करते थे लिटरेचर के अंदर, यानी इनके जो वर्क होते थे वो ग्रीक और रोमन के जो क्लासिकल मॉडल्स हैं ना उन पे बेस्ड होते थे। ठीक है, अब इनके वर्क में क्या क्या चीज़ें ये जरूर मेंटेन करते थे, तो वो था ऑर्डर, बैलेंस, डेकोरम एंड आपका रेजिस्टेंट। ठीक है, तो आपके इनके जो भी वर्क होंगे ना, नियो क्लासिकल्स के जो भी आप वर्क पढ़े, वहाँ पे बैलेंस होगा, डेकोरम होगा और आपका क्या होगा, ऑर्डर होगा, और उसमें डिलाइट आपको वो वर्क कर रहा होगा, पर साथ में कोई ना कोई मोरल जो है वो आपको आइडियाज़ या कोई ना कोई नॉलेज जरूर दे रहा होगा। जैसे कि अगर आप बात करें अलेक्जेंडर पोप के जो पोएम्स है द रेप ऑफ द लॉक, तो द रेप ऑफ द लॉक में ऐसा नहीं है, उन्होंने ह्यूमर का, सटायर का, विट का भी यूज़ किया है, जिससे जो है अगर उस पोएम को पढ़ेंगे हम, एज ऑफ पोप बोला जाता है ना इसको, तो अगर हम बात करें अलेक्जेंडर पोप की, तो उनका अगर पोएम हम देखें द रेप ऑफ द लॉक, तो द रेप ऑफ द लॉक में ऐसा नहीं है कि उस पोएम को पढ़ते टाइम आपको प्लेजर नहीं आएगा, आपको मजा नहीं आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत डिलाइटफुल फील होगा, पर साथ ही में उन्होंने क्या किया, सटायर किया है उस टाइम की सोसाइटी पे, उस टाइम की जो मतलब लेडीज़ होती थी, उनका जो एक तरीके से रहने का तरीका होता था, और एरिस्टोक्रेट जो लोग होते थे उन पे सटायर भी तो किया है ना उन्होंने। तो कहीं न कहीं वो जो वर्क है, वो जो पोएम है, वो डिलाइट भी करता है, साथ में आपको एक इंस्ट्रक्शन भी देता है कि मतलब लोग कैसे हो गए हैं, ह्यूमन नेचर कैसा हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आप नियो क्लासिकल जो एज है या नियो क्लासिज्म जो एज है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एज ऑफ पोप बोला जाता है तो उनकी पोएम में आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा ग्रीक एंड जो है रोमन का यूज़ करते थे, लिटरेचर को फॉलो करते थे, उनके मॉडल्स को फॉलो करते थे। ठीक है, तो ह्यूमन नेचर इज़ यूनिवर्सल, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन नेचर पे बहुत फोकस किया जाएगा। कोई भी वर्क होगा तो ह्यूमन नेचर को करेक्ट करने के लिए, उसके बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए, या उस पे ही सटायर या विट किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्ट शुड बी इमिटिएट
नेचर थ्रू रीज़न, ठीक है? तो अगर जो आर्ट है, यानी जो भी वर्क है, जो भी चीज़ें हैं जो लिखी जा रही हैं, आर्ट जो है वो कहीं न कहीं इमिटेट कर रहा हो नेचर को थ्रू द रीज़न, रीज़न के थ्रू जो है वो नेचर को इमिटेट करे। यानी अगर इमिटेशन कर भी रहा है नेचर का, तो भी उसमें रीज़न होना चाहिए उस आर्ट में, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, अभी हम अगर रोमांटिक एरा में जाएँगे जब, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे रीज़न पे या ऑर्डर, बैलेंस या किसी सेट ऑफ रूल पे फ़ोकस नहीं किया जाएगा। आप नेचर को इमिटेट कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपको फ़ील हो रहा है, ठीक है? पर्सनल एक्सपीरियंस पे आप कर सकते हैं नेचर को इमिटेट। बट नियो क्लासिकल्स का ऐसा मानना नहीं था। नियो क्लासिज्म वाले जो राइटर्स थे वो कहते थे कि आर्ट, जो भी आर्ट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो जैसा भी आर्ट हो, वो इमिटेट कर रहा है अगर नेचर को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रीज़न होना चाहिए, ठीक है? जो कि रोमांटिक नहीं कहते थे। अब हम बात करेंगे ऑगस्टियन एज के बारे में। हमने अभी देखा कि कैसे जो है उन्होंने इस एज के लोग क्या मानते थे कि नेचर को अगर आपको इमिटेट करना है तो आप कर सकते हैं, बट जो भी नेचर है उसको इमिटेट कर रहे हैं, जो भी आर्ट है आप उसको अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिटरेचर है, वर्क है, पर उसमें रीज़न होना चाहिए। यानी आप नेचर को यूँ ही अपनी मर्ज़ी से नहीं इमिटेट कर सकते फ्रीली, उसमें एक रीज़न होना चाहिए, ठीक है? वही अब क्या है कि रोमांटिक एरा में क्या होगा कि यही सारी चीज़ों के अगेंस्ट जाएँगे सारे जितने भी पोएट हैं कि भाई नेचर जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी है उसके थ्रू होना चाहिए, कोई रीज़न, कोई रूल्स का होना ज़रूरी नहीं है। तो नियो क्लासिकल के अगेंस्ट में ही तो रोमांटिक एज आएगा, तो इसीलिए आपको कहीं न कहीं कनेक्ट कर रही हूँ मैं। पिछली बार से भी कनेक्ट करवा रही हूँ मैं, इसके बाद वाली एज से भी कनेक्ट करवा रही हूँ आपको, ठीक है? कि क्यों रोमांटिक एज आएगा और कैसे रेस्टोरेशन एज से नियो क्लासिकल अलग है, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे अपने पहले जो डिवाइड किया गया है ना आपके इस नियो क्लासिकल को, नियो क्लासिज़्म वाले एज को, तो सबसे पहला जो है वो है ऑगस्टियन एज, यानी इसमें आपके जो है वो पोप लिख रहे थे, अलेक्जेंडर पोप। तो आपका ऑगस्टियन एज जो है वो 1700 से 1745 तक रहता है। व्हाई इसको ऑगस्टियन एज क्यों कहते हैं? इस टाइम पीरियड को ऑगस्टियन क्यों कहते हैं? द नेम आफ्टर द रेन ऑफ द रोमन एम्परर ऑगस्टस, अ पीरियड एसोसिएटेड विद लिटरेरी एक्सीलेंस, इंग्लिश राइटर एडमायर क्लासिकल रोमन ऑथर्स सच एज हॉरेस एंड आपका वर्जिल, ठीक है? तो अब इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि ये लोग जो है वो रोमन जो लिटरेचर था उसको इस टाइम पे बहुत फॉलो कर रहे थे, रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर को। तो उसके जो रोमन के जो एम्परर थे उनका नाम था ऑगस्टस, ठीक है? और इस टाइम पे क्लासिकल रोमन ऑथर्स को ही बहुत ज़्यादा इमिटेट और उनको ही फॉलो किया जा रहा था, इसीलिए उसके जो एम्परर थे उसके नाम पर आपका ऑगस्टियन एज रखा गया। आई होप कि आपको समझ आया हो, ठीक है? क्योंकि रोमन और ग्रीक से इन्फ्लुएंस था ये एज, और उसके जो एम्परर थे उनका नाम था ऑगस्टियस, तो इसीलिए इसको ऑगस्टियन एज का नाम दिया गया, ठीक है? तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि इसको ऑगस्टियन एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि रोमन और आपके जो है वो ग्रीक के लिटरेचर को बहुत फॉलो किया जा रहा था। रोमन ऑथर्स जैसे कि होरेस और वर्जिल के बारे में बहुत बात हो रही थी, उनके वर्क को, उनकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके लिख रहे थे इस टाइम के राइटर, और उनके जो एम्परर थे उनका नाम था ऑगस्टियस, इसलिए, ठीक है? लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे ऑगस्टियन एज के? तो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स थे ग्रेटेस्ट एज ऑफ सटायर। सटायर का ये ग्रेटेस्ट एज था, ठीक है? इस टाइम पे सटायर का, विट का, हीरोइक कपलेट का बहुत यूज़ किया जाएगा इस पूरे ड्यूरेशन में, जो कि आप देख सकते हैं हमारे अलेक्जेंडर पोप के वर्क में। विट, सटायर, हीरोइक कपलेट बहुत यूज़ करते थे, ठीक है? हीरोइक कपलेट जो है वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो रैशनैलिटी बहुत ज़्यादा, यानी रैशनल होंगे लोग, इमोशंस नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशंस को प्रेफ़र ना करते हुए रैशनल जो है वो थॉट्स को प्रेफ़र करेंगे। सोशल क्रिटिसिज़्म इस टाइम पे बहुत करा जाएगा ह्यूमन नेचर पे, ठीक है? इसके अलावा आपका जो है एस्से फ्लरिश्ड होगा, यानी बहुत ज़्यादा एस्सेज़ लिखे जाएँगे इस एज में, जर्नलिज़्म डेवलप्ड होगा इस एज में। हीरोइक, आपका मॉक हीरोइक पोएट्री लिखी जाएगी, जिसके लिए आपके अलेक्जेंडर पोप बहुत फ़ेमस हैं, ठीक है? मॉक हीरोइक पोएट्री के लिए। तो ये सारा इसी एज में कहीं न कहीं डेवलप्ड हुआ। ओके, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर राइटर्स को, ठीक है? तो ऑगस्टियन एज के जो मेजर राइटर हैं वो हैं आपके अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप को जो है वो मॉक हीरोइक पोएट्री भी उन्होंने बहुत लिखी है, और मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट कहा जाता है, यानी 2 लाइन्स की जो लाइन्स होती थी विटी और एकदम सटायर बेस्ड, वो ये लिखते थे और हीरोइक कपलेट का बहुत यूज़ करते थे अपने वर्क में, ठीक है? ओके, नाउ बात करते हैं हम इनके मेजर वर्क की। तो द रेप ऑफ द लॉक बहुत फेमस पोएम है, जो कि मॉक हीरोइक पोएम है इनका, ठीक है? इसके अलावा एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो इन्होंने लिखा है, जो कि इन्होंने ह्यूमन नेचर के ऊपर एसे ऑन मैन लिखा है, जहाँ पे इन्होंने ह्यूमन नेचर कैसा होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम के लोग ह्यूमन नेचर पे फोकस करते थे ना, तो एसे ऑन मैन में इन्होंने डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करते हुए ह्यूमन नेचर कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया है। एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म में इन्होंने डिफरेंट टाइप के जो राइटर्स थे उस टाइम पे ऑगस्टियन एज में, जो बहुत अच्छा नहीं लिख रहे थे, उन पे क्रिटिसिज्म किया है, ठीक है? और द रेप ऑफ द लॉक इनका जो है वो मॉक हीरोइक पोएम है इस टाइम का, ठीक है? अब हम बात करते हैं जोनाथन स्विफ्ट के बारे में। अब जोनाथन स्विफ्ट भी जो है वो इसी टाइम पे लिख रहे थे। इनके मेजर वर्क जैसे कि आप देख सकते हैं गुलिवर ट्रैवलर है, द मॉडेस्ट प्रपोजल है, द बैटल ऑफ द बुक है, ठीक है? तो ये भी आपका सोशल सटायर कर रहे थे, पॉलिटिकल सटायर है इनका। गुलिवर ट्रैवलर इनका जो है वो जो है पॉलिटिकल सटायर है, पिकारिस नॉवल है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत फेमस है, और इस टाइम के एरा के अकॉर्डिंग आप अगर देखना चाहते हैं कि इस एरा में कैसे वर्क लिखे जा रहे थे, तो ऐसे टाइप के वर्क जो है आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस एज में किस टाइप की चीज़ों को फॉलो किया जा रहा था।
अब हम बात करते हैं जोसेफ एडिसन की, जिन्होंने द स्पेक्टर नाम का और द टैडलर नाम का जो है वो एक पैम्फलेट स्टार्ट किया था, ठीक है? तो इस टाइम पे हमने देखा था ना कि कैसे रेस्टोरेशन एज में पैम्फलेट वगैरह लिखने लगे थे लोग, कॉफ़ी हाउस कल्चर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो आपके जोसेफ एडिसन है, सॉरी, और रिचर्ड स्टील है, वो कॉफ़ी हाउस के जो है वो मेंबर्स कहे जाते हैं, और इन दोनों ने मिलके जो है बहुत फेमस जो है वो पैम्फलेट्स स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था द स्पेक्टर और द टैडलर, ठीक है? अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों के ही नाम पूछे जाते हैं, किसने स्टार्ट किया ये पूछा जाता है, और कॉफ़ी हाउस के मेंबर कौन थे उसमें भी इन्हीं दोनों का नाम आता है, ठीक है? तो याद रखिएगा। पैम्फलेट्स वगैरह इन्होंने स्टार्ट किया था, फेमस किया था। अब बात करते हैं एंड आपके डैनियल डेफो की, ठीक है? तो इन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा था, इसके अलावा इन्होंने मॉल फ्लैंडर्स लिखा था, ठीक है? तो ये 2 इनके नॉवेल्स थे जो बहुत फेमस हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक? अब हम बात करेंगे मेजर इवेंट्स की, ठीक है? तो अब मेजर इवेंट्स में हम देखेंगे कि द राइज़ ऑफ द न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। तो हमने देखा ना कि कैसे जो है वो कॉफ़ी हाउस कल्चर जो है इमर्ज्ड हुआ, पैम्फलेट्स जो है वो आने लगे। तो अब हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर और जो है वो जर्नल्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हो गए थे। यानी जो लोग डेली जो चीज़ें लिखते थे वो पब्लिश होने लगे थे। इसके अलावा डेली का जो न्यूज़ होता था, तो न्यूज़पेपर भी यहाँ पे राइज़ होने लगा, यानी रेगुलर जो है वो न्यूज़पेपर्स आने लगे, ठीक है? जिसमें उस टाइम के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती थी, वो सारी चीज़ें प्रिंट करके लोग जो है उस टाइम पे पढ़ने लगे। तो न्यूज़पेपर कल्चर या जो जर्नल का जो कल्चर है वो इस टाइम पे स्टार्ट हो गया था। कॉफ़ी हाउस कल्चर बहुत फ्लरिश्ड हुआ था, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फिलॉसफर और लिटरेचर के जो प्रोमिनेंट फिगर थे वो बैठते थे, एक-दूसरे से डिस्कस करते थे। तो ये कल्चर बहुत ज़्यादा हमने देखा था कि कॉफ़ी हाउसेस खुलने लगे थे, पर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हो गए थे। इस टाइम पे एक ट्रेंड था, जहाँ पे बहुत सारे कॉफ़ी हाउसेस जो है न्यू क्लासिकल्स जो है वो एज में ओपन हुए थे। ग्रोथ ऑफ द मिडल क्लास, रीडिंग पब्लिक, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मिडल क्लास ने रीडिंग स्टार्ट कर दी। अब जब कल्चर ऐसा हो जाएगा जहाँ पर न्यूज़पेपर, जर्नल्स और जो है ऐसे कॉफ़ी हाउसेस खुल जाएँगे, तो जो मिडल क्लास लोग हैं वो वहाँ बैठेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो रीडिंग कल्चर है ना वो मिडल क्लास तक आ गया था, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो अब नॉर्मल डेली जो आम पब्लिक है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो रीडिंग पे फ़ोकस करने लगी थी, ठीक है? एक्सपेंशन ऑफ प्रिंट कल्चर, अब ये सारी चीज़ें होंगी तो प्रिंट कल्चर भी बहुत ज़्यादा जो है वो आपका जो है फेमस हो गया था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था। लिटरेचर बिलीव्स, अब यहाँ पे लिटरेचर बिलीव्स क्या थे इस टाइम के लोगों के, लिटरेचर शुड बी टीच थ्रू विट, ठीक है? तो अब यहाँ पे मानना था इनका कि लिटरेचर कैसा होना चाहिए, लिटरेचर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको कुछ टीच करे, किसके थ्रू, विट के थ्रू, यानी जिसमें कुछ नॉलेज हो, जिसमें एक सटायर भी हो, जहाँ पर आपको जो है वो क्रिटिसाइज भी किया जाए और आपको कुछ टीच कर दिया जाए, ठीक है? और जिसमें कोई आइडिया या एक जो है वो आइडियोलॉजी भी हो, ठीक? ये है विट का मतलब होता है कि एक अच्छी एक आइडियोलॉजिकल चीज़ बोली जाए, जिससे आपको जो है लिटरेचर में कुछ सिखाया जाए, ठीक है? सटायर करेक्ट्स सोशल एवल्स, ठीक है? तो सटायर क्यों करते थे ये लोग? विट तो ये लोग यूज़ करते थे आइडियाज़ का, डिफरेंट आइडियाज़ का यूज़ करते थे लोगों को लिटरेचर के थ्रू सिखाने के लिए। सटायर का क्यों यूज़ करते थे इस टाइम के लोग? तो लिटरेचर में इनका ये मानना था कि सटायर का इसलिए ये यूज़ करते थे न्यो क्लासिकल्स, क्योंकि सटायर जो है वो सोशल एवल्स, यानी जो लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, उनको सटायर के थ्रू ये करेक्ट करने का जो है वो एक तरीके से प्रयास करते थे, एक तरीके से वो उसका जो है वो यूज़ करते थे कि सटायर यूज़ करेंगे तो जो सोशल एवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनका नेचर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमन नेचर, ठीक है? रीज़न गवर्न आर्ट एंड लाइफ, ठीक है? रीज़न क्यों यूज़ करते थे? ताकि उससे ये दिखा सकें कि आर्ट और लाइफ होनी कैसी चाहिए, यानी आर्ट और लाइफ है तो उसमें एक रीज़न होना चाहिए, और अगर आपको सोशल लेवल पे चीज़ें सही करनी है तो सटायर का यूज़ करो, लिटरेचर में अगर लोगों को टीच करना है तो विट का यूज़ करो। ये इनके बिलीव्स थे, ठीक है? आई होप कि मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है? कि इनका बिलीव था कि अगर लिटरेचर पढ़ा रहे हो, लिटरेचर लिख रहे हो, तो विट का यूज़ करो। अगर लोगों को और जो करप्ट चीज़ें हैं उनको सोशल लेवल पे सही करना है तो उन पे सटायर करो, और अगर आपको आर्ट और लाइफ के बारे में लिखना है या आर्ट और लाइफ के बारे में समझाना है किसी को, तो रीज़न्स का यूज़ करो, ठीक है? तो ये लिटरेचर इनका था मेनली। अब हम बात करेंगे कि इस टाइम पे लिटरेरी मूवमेंट्स कौन-कौन से हुए और इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीचेज़ क्या थी जो बहुत ज़्यादा वर्क में यूज़ की जाती थी, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं लिटरेरी मूवमेंट्स की। तो ऑगस्टिनिज़्म, ठीक है? यानी कि रोमन कल्चर, रोमन लिटरेचर को फ़ॉलो करने को हम लोग ऑगस्टिनिज़्म कहते हैं। यानी इस टाइम के लोग जो है वो ऑगस्टिनिज़्म को यूज़ करते थे, यानी रोमन जो आइडियाज़ थे, रोमन जो लिटरेचर थे उनको इमिटेट करते थे और उन पे वर्क लिखते थे, ठीक है? तो ये एक मूवमेंट था। सटायरिकल लिटरेचर, इस टाइम के लोग जो है वो सटायरिकल लिटरेचर लिखते थे। ये एक मूवमेंट था जहाँ पे हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, करप्ट चीज़ों को सोसाइटी में करेक्ट करने के लिए सटायरिकल लिटरेचर लिखा जाता था, जैसे कि गुलिवर ट्रैवलर हो गया, जैसे कि द रेप ऑफ द लॉक हो गया, जो कि आपके अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। आप इन वर्क को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना सटायरिकल वर्क लिखा जाता था। अगर किसी के बारे में कॉमेडी भी करनी है, अगर किसी के बारे में हँसी-मज़ाक भी करना है, पर अगर उसको करेक्ट करने का भी उसी वर्क में ट्राई किया जाता था, तो उसके लिए सटायरिकल लिटरेचर लिखा जाता था। राइज़ ऑफ पीरियोडिकल एसेज़, पीरियोडिकल एसेज़ का राइज़ हुआ, जहाँ पे आपका द स्पेक्ट्रर और द टैडलर जो है वो एडिसन और स्टील जो है वो लेकर आए।
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अर्ली नॉवेल्स। अर्ली नॉवेल्स जो है इस टाइम पे स्टार्ट हो गया था लिखना, जो कि आपके डैनियल डेफ्यू ने लिखा है, जैसे कि रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। तो ये अर्ली नॉवल है, ठीक है। ये अर्ली नॉवलिस्ट हैं और इनकी ये अर्ली नॉवल है, जो कि आपके इस एज में न्यू क्लासिकल्स में नॉवेल्स लिखना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो मेजर आपके डैनियल डेफ्यू हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीचेस की। तो इस टाइम पे फिगर ऑफ स्पीचेस कैसे यूज़ किए जाते थे? विट का टीच करने के लिए, ठीक है, लिटरेचर के थ्रू। सटायर का यूज़ किया जाता था, हीरोइक कपलेट्स का यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा, अलेक्जेंडर पोप यूज़ करते थे, आयरनी का यूज़ किया जाता था, मॉक हीरोइक का यूज़ किया जाता था। मॉक हीरोइक का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर किसी चीज़ को बोलना, जो कि बहुत ही माइनर इवेंट हो, ठीक है। आपका ट्रिवियल जो है वो इवेंट्स होते थे, उसको क्या किया जाता था, बहुत बढ़ा-चढ़ा के जब अगर पोएम में या वर्क में लिखा जा रहा था, तो उसको बोलते थे मॉक हीरोइक। इसका बहुत प्राइम एग्ज़ाम्पल है द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, द रेप ऑफ द लॉक जो है, उसमें क्या दिखाया गया, मॉक हीरोइक का ही तो यूज़ किया गया, यानी एक बहुत छोटा-सा इवेंट था कि आपकी जो हीरोइन थी, उसके जो है वो हेयर कट कर दिए जाते हैं, पर उसको कैसे दिखाया गया, उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे बढ़ा-चढ़ा कर आपके द रेप ऑफ द लॉक में अलेक्जेंडर पोप ने लिखा। तो जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा-चढ़ा के लिखा जाता है पोएम या वर्क के अंदर, तो उसको जो है वो मॉक हीरोइक बोलते हैं। एपिग्राम का यूज़ किया जाता है, यानी कि विट्टी सटायरिकल लाइन्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी शॉर्ट लाइन होगी, बट जो है बहुत ज़्यादा विट्टी और सटायरिकल होगी, ठीक है। तंग कसने वाली लाइन होगी, दो छोटी-सी लाइन होगी, 2 या 3 जो है वो लाइन्स होंगी आपकी, और उसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा सटायरिकल और विटी वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा किसी को क्रिटिसाइज़ या सटायर करने के लिए, उसको बोलते हैं एपिग्राम। इसके अलावा एल्यूज़न का यूज़ करते थे ये लोग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अलग नहीं था रेस्टोरेशन एज से ये, बट हाँ, न्यू क्लासिकल्स थे क्योंकि वो भी क्लासिकल्स का यूज़ करते थे, तो ये थोड़ा ट्रांसफ़ॉर्म हो गए थे और ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट हो गए थे क्लासिकल जो रूल्स थे उसको लेके, तो इसलिए इसको न्यू क्लासिकल बोला जाता है। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड डिवीज़न की, यानी कि हमने देखा ऑगस्टियन एज का लिटरेचर कैसा था और कैसे टाइप के वर्क लिखे जा रहे थे और कौन-कौन मेजर जो थे वो लिख रहे थे, जैसे कि अलेक्जेंडर पोप हो गए और आपके अदर जो भी हैं आपके नॉवेलिस्ट और राइटर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं, जो कि आपका स्टार्ट हुआ था 1747-45 से लेके 1798, यानी रोमांटिक एज, जब तक लिरिकल ब्लेडर आपका आएगा, ठीक है, उससे पहले तक आपका ये चलेगा, ठीक। तो 1745 से 1798 तक चलेगा। इसी में आपका एज ऑफ जो है वो ट्रांजिशन भी आएगा, रोमांटिक का जो ट्रांजिशन हो रहा होगा ना, ट्रांजिशनल एज, वो भी आएगा इसी के अंदर आता है, इसी ईयर के अंदर, क्योंकि 1798 से तो हम रोमांटिक एज को मानते हैं। तो जो ट्रांजिशन वाला एज है रोमांटिक की तरफ, और जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, यानी ड्राइड जो आपका सैमुअल जॉनसन का एज है, वो दोनों जो है वो इसी में फॉल करता है, इसी एरा में। ओके, तो व्हाई एज ऑफ सेंसिबिलिटी, क्यों बोलते हैं इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी? तो सबसे पहली बात है, द फेज ग्रेजुअली शिफ्टेड अटेंशन फ्रॉम प्योर रीजन टू इमोशन, सिंपैथी, इसके अलावा नेचर, इमेजिनेशन, प्रिपेयरिंग द वे ऑफ रोमांटिसिज्म। अब आपने पिछले अभी हमने देखा ऑगस्टियन एज में इसी वीडियो में कि कैसे जो है वो सिर्फ रीजन पे और आपका टीच करने पे, इसके अलावा विट सटायर के थ्रू पूरा ह्यूमन नेचर पे फोकस किया जा रहा था, और ये भी बोला गया कि अगर आर्ट भी होगा तो उसमें रीजन होना चाहिए। तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो रूल्स के साथ आपके ऑगस्टियन एज लिख रहे थे, क्योंकि रोमन्स को फॉलो करते थे और वो भी जो है वो इसी टाइप के लिटरेचर लिखते थे। बट यहाँ पर क्या हुआ कि इतना सब कुछ होने के बाद अब जब एज ऑफ सेंसिबिलिटी आएगी, तो थोड़ा-सा ग्रेजुअली जो है वो लिटरेचर शिफ्ट हो जाएगा और प्योर इमोशन, थोड़ा-सा सिंपैथी और आपको इमेजिनेशन जो है वो देखने को मिलेगा आपके अदर जो इस टाइम के जो भी होंगे पोएट और राइटर्स। क्योंकि ये एक तरीके से कहीं न कहीं आपका प्रिपेयर करेगा वे को, जो कि रोमांटिसिज्म की तरफ जाएगा, जहाँ पे आपके ट्रांजिशनल पोएट जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर मेन आपका रोमांटिसिज्म स्टार्ट होगा। तो इसीलिए इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इमोशन का, सिंपैथी का, नेचर का, इमेजिनेशन का यूज़ होने लगा था, जो ऑगस्टियन टाइम पर बिल्कुल नहीं हो रहा था। ठीक है? अब बात करते हैं लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स की। तो यहाँ पर कैसा होगा इस टाइम का एज ऑफ सेंसिबिलिटी का, हमने पिछली बार देखा ऑगस्टियन का कैसा होगा, तो अब एज ऑफ सेंसिबिलिटी का कैसा होगा? तो ऐसा होगा कि इमोशन, सिंपैथी का यूज़ किया जाएगा, नेचर का यूज़ किया जाएगा, ग्रेवयार्ड पोएट्री यहाँ पे लिखी जाएगी, गॉथिक फिक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखे जाएँगे, सेंटिमेंटल नॉवेल्स बहुत ज़्यादा फेमस होगा इस टाइम पे, ठीक है? सेंटिमेंटल नॉवेल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड होगा एज ऑफ सेंसिबिलिटी के टाइम पे, ठीक? उसके अलावा बात करेंगे आपके सिटी नॉवेल्स लिखे जाएँगे, आपका बायोग्राफी और क्रिटिसिज्म पे बहुत ज़्यादा बायोग्राफीज़ बहुत फेमस हो जाएँगी, जैसे कि सबसे मेजर जो बायोग्राफी लिखी गई है वो है आपकी सैमुअल जॉनसन की जो बायोग्राफी है वो, बहुत फेमस बायोग्राफी है, ठीक है? तो ये इसी टाइम पे लिखी गई थी, तो बायोग्राफीज़ लिखना स्टार्ट हो जाएँगे, क्रिटिसिज़्म बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा, जो कि एज ऑफ ड्राइडेन के टाइम पे उन्होंने लिखा, वो यहाँ पर अब क्रिटिसिज़्म पे बहुत फोकस होने लगेगा। अभी से के बाद के जितने भी हैं आपके पोएट और राइटर्स, वो सब क्रिटिसिज़्म का कोई ना कोई वर्क आप देखेंगे अभी लिखेंगे ही, ठीक है? बायोग्राफी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी, और ट्रांजिशनल रोमांटिक, ठीक है? रोमांटिक की तरफ हम ट्रांजिशन कहीं न कहीं हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि लिटरेचर का बिलीफ क्या था इस टाइम पे, यानी कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी के टाइम पे लिटरेचर क्या चीज़ें जो है लिटरेचर में फोकस की जाती थी। तो लिटरेचर शुड बी इवोक सिंपैथी एंड मोरल रिफ्लेक्शन। इससे पहले ऑगस्टियन एज में क्या बोला गया कि भाई लिटरेचर जो है वो क्या करना चाहिए, उसके अंदर रीज़न होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, यानी इंस्ट्रक्ट भी करे, डिलाइट भी करे। और इनका क्या मानना है?
आपके एज ऑफ सेंसिबिलिटी वाला जो टाइम है उसमें क्या कह रहे हैं कि भाई लिटरेचर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा सिंपैथी होना चाहिए उसके अंदर और मोरल रिफ्लेक्शन हो पर सिंपैथी भी हो, ठीक है, जिसपे इमोशंस पे और सिंपैथी पे ऑगस्टियन बिल्कुल नहीं जा रहा था, पर अब कहीं न कहीं ग्रेजुअली सिंपैथी को ऐड किया गया कि यार सिंपैथी होना चाहिए, मोरल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, बट सिंपैथी भी होना चाहिए। इमोशन कॉम्प्लीमेंट्स रीज़न, ठीक है, तो कहीं न कहीं इमोशंस ही तो कॉम्प्लीमेंट करता है किसी रीज़न को, तो कहीं न कहीं इमोशन भी होना चाहिए। तो इनका मानना था कि इमोशन को भी प्रेफ़र करो, जो कि वो लोग नहीं कहते थे, यानी ऑगस्टियन वाले क्या कहते थे कि नहीं, इमोशन से कोई मतलब नहीं है, रीज़न होना चाहिए, इमोशन होना हो। और यहाँ पे है कि इमोशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है रीज़न को, तो वो होना चाहिए। ठीक, तो आप देखेंगे कि कैसे रोमांटिक की तरफ आपको दिखेगा ट्रांज़िशन। नेचर इज़ सोर्स ऑफ विज़डम एंड फीलिंग, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई नेचर सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि जो रीज़न से ही बनता है, उसमें विज़डम भी होता है, उसमें फीलिंग भी होती है। तो अगर कोई इंटेलिजेंट बात, कोई टीच करने वाली बात बोल रहे हो, तो साथ में उसमें एक फीलिंग, इमोशन भी लाओ, क्योंकि जो विज़डम है, जो बुद्धि है, वो इमोशन से कनेक्टेड है, ठीक है, सोर्स ही है ना। तो दोनों ही चीज़ें अगर सोर्स है आपके नेचर का, तो दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, कोई एक चीज़ क्यों होगा, सिर्फ़ रीज़न क्यों होगा। तो आप देखेंगे कि इस टाइम के लिटरेचर के लोग क्या बिलीव करते थे कि नेचर के अंदर दोनों चीज़ों का सोर्स होता है, विज़डम और फीलिंग का। तो इसीलिए दोनों ही चीज़ें लिटरेचर में भी होनी चाहिए अगर आप लिटरेचर लिख रहे हैं, जो कि ऑगस्टियन एज नहीं मानता था। वो कहता था कि भाई रीज़न होना चाहिए, ठीक है, रीज़न आपके नेचर के अंदर, ठीक। तो आप ये देखेंगे कि कैसे ये लोग नेचर और फीलिंग दोनों को और रीज़न को, दोनों को जो है वो मिक्स करेंगे। अब हम बात करेंगे आपके मेजर लिटरेरी इवेंट्स की। तो इस टाइम पे मेजर लिटरेरी इवेंट्स क्या होते हैं? पब्लिकेशन ऑफ सैमुअल जॉनसन डिक्शनरी, डिक्शनरी को पब्लिश किया गया था सैमुअल जॉनसन के, जो कि 1755 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार ये ईयर पूछा जाता है, 1755 जब डिक्शनरी पब्लिश हुई थी। फर्स्ट आपकी जो है वो कंप्लीट डिक्शनरी इंग्लिश में पब्लिश की थी आपके सैमुअल जॉनसन ने 1755 में, ठीक है। ग्रोथ ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का ग्रोथ होता है। राइज़ ऑफ सेंटिमेंटल फिक्शन का ग्रोथ होता है। इंक्रीज़ फोकस एंड नेचर एंड इमोशन, बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, सिर्फ नेचर, सिर्फ रीज़न पे नहीं, सिर्फ ऑर्डर पे नहीं, जबकि नेचर और इमोशन और फीलिंग पे, ठीक है। तो थोड़ा आपका सेंटिमेंटल, थोड़ा सिंपैथी, थोड़ा नेचर, फीलिंग सबको अब वर्क में दिखाया जाएगा और यहाँ से जो है ट्रांजिशन होगा आपके रोमांटिक का। फिगर ऑफ स्पीच क्या-क्या यूज़ की जाती थी एज ऑफ सेंसिबिलिटी के अंदर? तो एलिजीज़ का यूज़ करते थे ये लोग, यानी अगर एलिजीज़ लिखना बहुत स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है, क्योंकि ये इमोशंस पे कहीं न कहीं फोकस कर रहा है ना। तो अब अगर लिटरेचर में कोई इनका है जो इनके क्लोज़ है, वो अगर चला गया है इस दुनिया से, तो एलिजीज़ इन लोगों ने स्टार्ट किया लिखना, जिसमें इन्होंने इमोशंस को शो करा कि क्या ये फ़ील करते हैं उसके बारे में। तो यहीं से जो है वो इमोशंस कहीं न कहीं लिटरेचर के अंदर फिर से आ गया, ठीक है? जो आपके ऑगस्टियन या फिर अभी रेस्टोरेशन वाले एज में पूरी तरीके से क्लासिज़्म की वज़ह से एंड हो गया था और रीज़न पे फ़ोकस होने लगा था। अब फिर से एलिजीज़ और इमोशंस इसमें ऐड करेगा इंसान, जो भी इसके बारे में भी लिख रहा होगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे एलिजीज़ लिखा इन लोगों ने। फिर आपका पर्सोनिफिकेशन, इमेजिनरी, सिम्बॉलिक, ये सब चीज़ों का एपिस्ट्रॉफी, ठीक है? और आपका मेलिकनी टोन का यूज़ किया। तो ये सारे जो है वो जो एक तरीके से चीज़ें, फिगर ऑफ स्पीचेज़ ये लोग यूज़ कर रहे थे, ये कहीं न कहीं लिटरेचर में फिर से आपके इमोशन और आपके फीलिंग्स को ऐड कर रहा था, ठीक है? रीज़न के साथ और मोरल्स के साथ, ओके? अब हम बात करेंगे एज ऑफ सेंसिबिलिटी में मेजर राइटर्स कौन से हैं। सबसे पहले आपके सैमुअल जॉनसन हैं, जिनका फेमस है आपका 1755 में डिक्शनरी इन्होंने इंग्लिश के लेके आए थे वो। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, जैसे कि द लिव्स ऑफ द पोएट लिखा है, जिसमें इन्होंने पोएट्स की लाइफ के बारे में लिखा है। बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़ बहुत फेमस हुई इस टाइम पे। द रैम्बल्स लिखा और रेस्टलर्स लिखा, ठीक है। ओलिवर गोल्डस्मिथ की बात करें तो उन्होंने द डेजर्टेड विलेज लिखा, जो बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा इन्होंने अपना नॉवल लिखा जिसका नाम था द स्कार ऑफ वेकफील्ड। इसके अलावा शी स्टॉप्ड टू कॉन्करर लिखा है इन्होंने, जो कि इनका प्ले है कॉमेडी का, बहुत अच्छा और बहुत फेमस प्ले है। तो ये ओलिवर क्रोमवेल वो सॉरी ओलिवर गोल्डस्मिथ के ये फेमस वर्क हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं अगर आप आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी पढ़ रहे हैं या फिर न्यू क्लासिकल्स पढ़ रहे हैं। और आपको सैमुअल जॉनसन के सारे वर्क, जो लिव्स ऑफ पोएट हैं और जो रेसल्स हैं और जो डिक्शनरी है, उसकी डेट वगैरह आपको याद करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिशनल पोएट की, यानी मैंने बात की ना 1798 तक रहेगा, तो अब ट्रांजिशनल पोएट्री भी लिखना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि आपके थॉमस ग्रे आ गए थे, जो कि ट्रांजिशनल पोएट हैं, जिसमें उन्होंने एलिजी लिखी इन द कंट्री चर्चयार्ड। इसके अलावा एडवर्ड यंग है, जिन्होंने नाइट थॉट लिखा। जेम्स थॉमसन हैं, जिन्होंने द सीजन नाम का वर्क लिखा। विलियम कूपर हैं, जिन्होंने द टास्क नाम का वर्क लिखा, ठीक है। तो ये सारे वर्क क्या हैं? ट्रांजिशनल वर्क हैं। थॉमस ग्रे के बाद जो है विलियम कूपर तक सारे ट्रांजिशनल वर्क हैं, जो रोमांटिक की तरफ आपको लेके जाएँगे। और इससे पहले आपके एज ऑफ सेंसिबिलिटी के मेजर राइटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। बहुत सारे और भी हैं, बट मेजर मैंने बता दिया। बाकी आप राइटर्स को एज के बाद अच्छे से एक लिस्ट निकालिए कि कौन-कौन से राइटर पूछे जा रहे हैं, कौन-कौन से एज से सबसे ज़्यादा, और उनकी लिस्ट निकाल के आप उनके वर्क की क्रोनोलॉजी और उनके वर्क के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही किया जाता है, पहले एज के बारे में डिस्कस किया जाता है अच्छे से डिटेल में। पहले एज को समझिए ताकि आपको पैटर्न समझ में आए राइटर्स के लिखने का। और जब आप राइटर्स को समझ जाएँगे ना कि वो उस एज में बिलॉन्ग करता है, तो क्यों वो उस एज में ऐसा लिख रहा था, क्योंकि अगर आप एज पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि राइटर्स का वर्क क्यों वैसा है। और फिर जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा, फिर आप राइटर्स की लिस्ट निकाल के आराम से सारे इंपॉर्टेंट वर्क की क्रोनोलॉजी और उसके बारे में जो भी मतलब उसके बारे में जो भी उसकी बायोग्राफी है, जो भी उसका इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है।
अब हमने देखा ट्रांजिशनल पोएट्री के बारे में। अब फेमस राइटर हु रिप्रेजेंट द एज ऑफ रीजन, ठीक है? तो अब फेमस राइटर जो हैं, जो एज ऑफ रीजन को बहुत ज़्यादा एक तरीके से दिखाते हैं, वो कौन हैं? तो एज ऑफ रीजन को दिखाने वाले हैं जॉन ड्राइडन, जिन्होंने क्रिटिसिज्म एंड सटायर किया। आपके अलेक्जेंडर पोप, जो कि हीरोइक कपलेट्स लिखते थे, सटायर लिखते थे। जोनाथन स्विफ्ट हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल सटायर लिखा है, ठीक है? जोसेफ एडिसन हैं, जिन्होंने मोरल सटायर लिखा है, और आपका सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने ऐसे क्रिटिसिज्म लिखा है। तो आपको याद रखना है कि एज ऑफ रीजन को ये सारे राइटर्स बहुत दिखा रहे थे, ठीक है? फिर ट्रांजिशनल पोएट आए, थॉमस ग्रे और ये सारे, जिन्होंने आपके क्या किया, पोएट्री लिखी, एलिजीज लिखी, जो कि आपके ट्रांजिशन की तरफ जाता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे लिटरेरी क्लब हाउसेस की। कौन-कौन से जो है लिटरेरी क्लब हाउसेस या मूवमेंट है। तो एक आपका था स्क्रबियर्स क्लब, ठीक है? तो आपके ये कौन-कौन से थे? तो इसमें आपके अलेक्जेंडर पोप थे। फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे आपके अलेक्जेंडर पोप, जिसमें आपके मेंबर्स थे जोनाथन स्विफ्ट थे, जॉन ग्रे थे, इसके अलावा बात करते हैं जॉन आर्बरनॉट थे, इसके अलावा थॉमस पैनल थे। तो ये सब क्या हैं? इसके मेंबर हैं। इसके अलावा पर्पस क्या था इनका? टू सटायर बैड स्कॉलरशिप्स एंड जो है वो लर्निंग को, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि ये वाला ग्रुप था। इसके अलावा एक और ग्रुप था, जो कि था आपके डॉक्टर जॉनसन का ग्रुप, जो आपके डॉक्टर जॉनसन ने ही फाउंड किया था, जिसमें मेजर जो मेंबर्स हैं वो हैं आपके एडमंड ब्रूक, ओलिवर गोल्डस्मिथ, ठीक है? आपका डेविड हेरिक, इसके अलावा जेम्स बॉसवेल, जिन्होंने आपका जॉनसन की बायोग्राफी लिखी है, डॉक्टर जॉनसन की, और इसके अलावा अदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, जो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इनका मेजर क्या था कि इन्फ्लुएंस करते थे सोसाइटी को और आपके इंग्लैंड को उस टाइम के। अब हम बात करते हैं डॉक्टर जॉनसन के बारे में। तो डॉक्टर जॉनसन का आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसमें कम दिख रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से दे दिया। ओके, तो ये था पूरा एज जो हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि रिवीजन पॉइंटर्स क्या हैं। इस न्यू क्लासिकल एज को पढ़ा, जिसमें 2 डिवीज़न है, एक ऑगस्टियन एज का, एक एज ऑफ सेंसिबिलिटी का, वो पढ़ा। न्यू क्लासिकल्स के आइडियाज़ के बारे में पढ़ा। फिर देखा कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा था रोमांटिक्स की तरफ, कैसे फीलिंग, नेचर, ये सारी चीज़ें ऐड हुई हमारे लिटरेचर के अंदर। तो ये सारे चेंजेस देखे, ट्रांजिशन देखा हमने एज ऑफ सेंसिबिलिटी देखा, हमने जो है वो ऑगस्टियन एज देखा, ठीक है? अब हम पॉइंटर में एक तरीके से रिवीजन ले रहे हैं, एक जहाँ पर हम पूरी तरीके से रिवाइज़ कर लेंगे जो न्यू क्लासिकल से ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन्स हैं यूजीसी नेट में या अदर जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें, ठीक है? तो अब हम देखेंगे न्यू क्लासिकल स्टार्ट कब हुआ? तो स्टार्ट हुआ 1660 से 1798 का पूरा टाइम ड्यूरेशन है। इसके 3 फेजेज़ हैं, एक रेस्टोरेशन जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया, दूसरा ऑगस्टियन एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो हमने इस वीडियो में अच्छे से कवर किया। फिर हमने ट्रांजिशन भी कवर किया है इस वीडियो में कि कैसे ट्रांजिशन हुआ हमारे रोमांटिक की तरफ, कौन से मेजर ट्रांजिशनल राइटर्स थे। की आइडियाज़ क्या थे इस टाइम के जो राइटर्स थे उनका, मतलब न्यू क्लासिकल के की आइडियाज़ क्या थे? तो वो थे रीज़न, ऑर्डर, डेकोरम, बैलेंस, इमिटेशन, क्लासिकल मॉडल्स, ठीक है? इमिटेट करते थे क्लासिकल मॉडल्स को, इसके अलावा ये रीज़न, ऑर्डर और डेकोरम का यूज़ करते थे। एज ऑफ ड्राइडन की अगर हम बात करें, तो एज ऑफ ड्राइडन के एज में आपका जो है उसको रेस्टोरेशन एज भी बोलते हैं, एज ऑफ पोप को ऑगस्टियन एज बोलते हैं, एज ऑफ जॉनसन को एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि रेस्टोरेशन एज आपका एज ऑफ ड्राइडन को बोलते हैं। रेस्टोरेशन एज में ड्राइडन बहुत फेमस थे, ऑगस्टियन एज में पोप बहुत फेमस थे, अलेक्जेंडर पोप। इसके अलावा बात करते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी में डॉक्टर जॉनसन बहुत फेमस थे। अगर हम बात करें इसके बाद कौन सा टाइम आता है, तो वो आता है ट्रांजिशन का टाइम, यानी कि रोमांटिक की तरफ जो ट्रांजिशन हो रहा था उसको हम लोग एज ऑफ सेंसिबिलिटी से ही एक तरीके से काउंट करते हैं। और वहाँ पर जो है वो इमोशंस, रीज़न के ऊपर जो है वो इमोशंस को रखने लगे लोग, फिर से नेचर के बारे में बात करने लगे, इमेजिनेशन के बारे में बात करने लगे, एलिजीज़ लिखना स्टार्ट हो गई ट्रांजिशन पीरियड में, ठीक है? फेमस ट्रांजिशन पीरियड का एलिजी कौन-सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है? और राइटर उसका पोएट का नाम भी बताइए। अब हम बात करेंगे कि मेजर जो है वो इम्पोर्टेंट इस टाइम पे जो है पीरियोडिकल्स कौन-कौन से थे, तो एक तो था आपका द टेडलर, दूसरा था द स्पेक्ट्रल। तो दोनों बहुत फेमस हैं और दोनों को जो है वो आपके जोसेफ एडिसन ने और आपके रिचर्ड स्टील ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट मेजर इंग्लिश नॉवल कौन-सा था, तो वो था रॉबिन्सन क्रूसो, जिसको आपके डैनियल डेफो ने लिखा था, जो आपका ऑगस्टियन के टाइम पे लिखा गया था। इसके अलावा बात करते हैं फर्स्ट मेजर इम्पोर्टेंट आपका डिक्शनरी किसने लिखी थी, तो आपके सैमुअल जॉनसन ने लिखी थी, जो 1755 में पब्लिश हुई थी, बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं कि ट्रांजिशन टू रोमांटिसिज्म, तो रोमांटिसिज्म से आपका ट्रांजिशन कैसे होता है आपका रोमांटिसिज्म तक हमारा, तो वो होता है आपका लिरिकल ब्लैडर के थ्रू, यानी कि जो ट्रांजिशन पीरियड था वहाँ से रोमांटिक पीरियड तक हम कैसे आते हैं, तो वो आते हैं जब हमारा मैनिफेस्टो आता है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, जिसका नाम है लिरिकल ब्लैडर, जहाँ वो नेचर के बारे में, सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं और यहाँ से जो है इमोशंस को, यहाँ से नेचर को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और इसको हम लोग रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है? और आपका जो लिरिकल ब्लैडर है वो कब आता है, 1798 में। तो यही वो लास्ट ईयर है जहाँ पर आपका न्यू क्लासिकल
एंड होता है और रोमांटिक पीरियड जो है वो एस्टेब्लिश होता है। आई होप कि आपको न्यू क्लासिकल का ये पूरा वीडियो समझ आया हो और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने कवर किए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे मैंने लास्ट में वो भी आपको बता दिए। कैसे हम अब रोमांटिक एज की तरफ जाएंगे वो भी मैंने बताया आपको कि ट्रांजिशन कैसे रोमांटिक एज तक की तरफ हुआ, उसके बाद रोमांटिक एज कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1798 में हुआ। ठीक है, अब हम विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज के थ्रू ये हुआ था। अब रोमांटिक एज को हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।